अब लास्ट टॉपिक अभी हमने जो कवर किया था इससे पहले वो था उपराष्ट्रपति। उसमें कोई डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। आप लोग रेगुलर हो ना, आप तो आए थे, तो उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में तो कोई इशू नहीं है। पहले ये बताओ, कुछ क्लियर है? चलो बता, देश में उपराष्ट्रपति क्यों रखा गया था? इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। जैसे कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन? तबीयत खराब हो जाएगा, मतलब राष्ट्रपति पर खाली रहेगी भारत का। ठीक है। यदि कोई इमरजेंसी सिचुएशन भी आ जाए, कहीं भारत देश अकड़ हो गया, ठीक है, उस वक्त हमें राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हम एक राष्ट्रपति हमारे पास उपराष्ट्रपति। चलो अब मैं बताता हूँ, जो आप बता रहे हैं ना सिचुएशन के लिए, क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसमें जरा दिमाग लगाओ क्या होगा। आ जाओ चलो मैं क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, अभी राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है, ध्यान समझना, सही मजा आएगा इस क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति चुनाव डिक्लेयर हुआ, राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग हुई, अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति चुनाव को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, हो जाता है चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति का चुनाव किसी भी तरीके के कारण अवैध है, राष्ट्रपति का चुनाव पुनः कराया जाए। ठीक है, इस बीच में उपराष्ट्रपति गद्दी संभालेंगे या पुराने राष्ट्रपति गद्दी संभालेंगे? बताओ। जब तक मैं इलेक्शन का सिलेक्ट होकर आ नहीं आता तब तक पुराने वाले, तब तक पुराने वाले। बिल्कुल सही आंसर है, कंफ्यूज मत होना। उपराष्ट्रपति में परिस्थितियां, लेकिन मृत्यु, निष्कासन, त्याग पत्र या अन्य कोई बात बस याद है। अगर इलेक्शन हो गया होता, अपनी सीट पे आ गए होते, त्याग पत्र दे दिया होता, तब अलग का विषय बन जाता, लेकिन अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो पुराने वाले राष्ट्रपति ही ऑफिस में बने रहे। चलो अब शुरू करते हैं आज गवर्नर। अब सबसे पहले तो ये बताओ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि राज्यपाल बाध्यकारी स्थिति में है कि नहीं, बाध्यकारी नहीं है, पक्का? क्या लगता है, किसी चीज में बाध्यकारी है या किसी भी चीज में बाध्यकारी नहीं है? है भी और नहीं भी। कल आए थे ना क्लास में? अच्छा, इधर क्या लगता है, है या नहीं? क्या लगता है सनी? कुछ कंडीशन में आप बताएं, याद रखना मेनली नहीं। अब देखो मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, स्लो चलते हैं और बड़ा अच्छे से समझ के चलेंगे, इंटरेस्टिंग चीज है। सवाल ये आता है कि राष्ट्रपति देश के अंदर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने बाध्य कर दिया। बाध्य का मतलब समझ रहे हो प्रतिभा? बाध्य का मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा जो मैं बोलूंगा राष्ट्रपति वही करेगा, इसे कहते हैं बाध्य करना। कोई डाउट? क्यों करा? क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, शी वॉज द लेडी, जिन्हें कह सकते हो आपकी, उनको सत्ता अपने हाथ में काबिज रखनी थी, और ये हर कोई पीएम भी चाहेगा, वो भी हो, उनके अलावा कोई भी हो। तो उन्होंने कौन सा संशोधन करा था जिससे उन्होंने बाध्यकारी कर दिया? संशोधन का नंबर क्या था? 42 वेरी गुड, 42वां संविधान संशोधन 1976। उसके बाद प्रतिभा उन्होंने तो प्रेसिडेंट को बाध्य कर दिया, बाइंडिंग कर दिया, लेकिन अगर सरकार बदलेगी और दूसरे प्राइम मिनिस्टर आएंगे तब वो इस चीज में कोई फेरबदल कर सकते हैं? कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में। जी हाँ, 1978 में मोरारजी देसाई सरकार आई, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी ने तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बना दिया, उन्होंने कहा इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं बदल देता हूँ, तो उन्होंने ज्यादातर चीजें तो बदलाव कर दिया, लेकिन अपने फायदे की चीज का बदलाव नहीं करा। कौन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहेगा कि राष्ट्रपति मेरे अकॉर्डिंग चले? चाहेगा ना? तो इस वजह से मोरारजी देसाई ने इस चीज को खत्म नहीं करा, लेकिन उन्होंने एक चीज और उसमें ऐड कर दी। बोले अगर कभी भी राष्ट्रपति को लगता है कि ये बिल गलत आया है, मुझे इस पे सलाह पर काम नहीं करना, ये सलाह दोबारा मुझे चाहिए, तो वो उस सलाह को एक बार भेज देंगे प्रधानमंत्री के पास, लेकिन फिर से प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद ने वही सलाह भेज दी, तब क्या होगा? तो वो भी बाध्यकारी हो जाएगी। इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट ने टोटली बाध्यकारी करा, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने एक मौका दिया, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें सेंस वीटो, सस्पेंसिव वो अलग है, वीटो हम बिल पे कहेंगे, लेकिन ये एडवाइस है, एडवाइस नहीं नहीं अलग है, बिल की पे ये बात हम भी दे सकते हैं। हाँ, जैसे सस्पेंसिव जो आप बात कर रहे हैं, विलंबकारी वीटो कहते वो है, लेकिन वीटो सिर्फ बिल पे होगा, ये सलाह वाला ग्राउंड है। जब हम वीटो पढ़ाएंगे तो अब यही सेम बात आपके सामने बोलेंगे, ठीक है? चलो ध्यान देना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर एक राज्यपाल होता है, पता है सर? जितने राज्य हैं वहां पे राज्यपाल होता है, ये बात पता है कि नहीं? सभी को पता है? पक्की बात? यूपी की राज्यपाल का नाम? हाँ हाँ, यही पड़ोस में रहती है इनके, आनंदीबेन पाटिल।
सम्मान से नाम लो। महामहिम। महामहिम उनको कहते हैं राष्ट्रपति जी को, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर भी वो बाय डिफॉल्ट बना दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखना। अच्छा, हर राज्य में गवर्नर को रखते क्यों है, ये तुम्हें लॉजिक पता है, मैंने कल बताया था। केंद्र का प्रतिनिधि होता है, केंद्र का प्रतिनिधि होता है। कैसा प्रतिनिधि केंद्र का? जैसे राज्य में कोई कानून व्यवस्था ना हो, आपसे हो पाए, जैसे राज्य राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की काम आते हैं, विधि द्वारा शासन ना हो पाए, विधि द्वारा शासन की व्यवस्था ना हो पाए। और कोई ग्राउंड नहीं है। इसको इधर रख देते, तुम लोग दिख नहीं रहे उसमें। और सर जी देखिए अभी हुआ था महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में क्या हुआ? सरकार लेकिन गवर्नर का मेन काम क्या है, गवर्नर क्यों नहीं बात? बताओ, क्या लगता है सलोनी? क्यों 28 राज्यों में पैसा खर्च कर रहे हैं गवर्नर? राज्य का अच्छा, राज्य जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रपति की जरूरत है उसी प्रकार राज्य में राष्ट्रपति की जरूरत है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति की जरूरत है उसी प्रकार से राज्यपाल की जरूरत है। क्या लगता है सनी, क्यों इसकी आवश्यकता है? बताओ। ये कह रहे हैं कि केंद्र को कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए, वो कंट्रोल कर रहा है। सहमत हो तुम लोग? नहीं सर, नहीं, पक्का? मंत्रिमंडल समिति चलो अच्छा, चलो मैं बोलता हूँ। हाँ, मतलब सीधे भी नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से सीधी बात बोलिए। चलो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर कोई बिल केंद्र को पास करना होता है, पहले कौन से सदन में करते हैं? लोकसभा या राज्यसभा? अगर लोकसभा से पास हो गया कहाँ जाएगा? राज्यसभा से भी पारित हो गया तो बिल्कुल सेम प्रणाली पर हर राज्य काम करता है। कैसे? विधानसभा, और अगर विधान परिषद भी है तो विधान परिषद में भी मिल जाएगा। पहले विधानसभा, फिर विधान परिषद। यूपी में विधान परिषद है, 6 जगहों पे ही विधान परिषद है, 6 राज्यों में, बाकी कहीं नहीं है अभी तक। पहले था एक जगह, वो खत्म हो गया, सभी को पता है। तो 6 राज्यों में विधानसभा विधान परिषद है। बजाय पहले विधानसभा से बिल पास हुआ, उसके बाद विधान परिषद जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा। कोई डाउट किसी को राज्यपाल में? सेम सिस्टम जो केंद्र में है वो सेम सिस्टम राज्य में भी है। विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल मौत की माफ नहीं कर सकता, बाकी तरह माफ कर सकता है। अच्छा, वो आगे का पॉइंट है बस, आपका। हाँ, ये चीज क्लियर हुई कि जैसे सेंटर में प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा, वैसे राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद। कोई डाउट? सर जहाँ विधान परिषद नहीं है, सिंगल हाउस है, जैसे कोई भी राज्य ले लो, उत्तराखंड ले लो, तो उत्तराखंड में विधानसभा बिल पास करेगा, फिर राज्यपाल को उठा के दे देगा और राज्यपाल उस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे तो वो सिर्फ उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। ये बात कोई डाउट किसी को? सिर्फ उत्तराखंड में, कोई समस्या? अब चलो एक इंटरेस्टिंग चीज और मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर कभी गवर्नर के पास मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जितने मंत्री परिषद हैं उनकी कोई सलाह पहुंचे, तो हमने केंद्र में देखा था कि राष्ट्रपति बात दे दे, तो याद रखना गवर्नर के पास में बहुत बड़ी पावर है। गवर्नर इज एब्सोल्युटली, आज ही रिवीजन ही करा रहा है, तो छूटा नहीं आपका। तो याद रखना कि गवर्नर के पास में जो पावर है उसके अकॉर्डिंग गवर्नर बाध्य है भी या नहीं भी, लेकिन गवर्नर जिन चीजों से बाध्य है उनका फैसला भी गवर्नर ही करेगा। मजे की बात है, जैसे मैंने आपसे पूछ दिया कि आप मकान कहाँ लेना चाहते, तो आपने कह दिया आवास विकास कॉलोनी या किसी भी कॉलोनी में लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा कि ड्रमंड के पास में भी एक जगह पड़ी हुई है, आप ये वाला प्लाट ले लीजिए। प्लाट दोनों मेरे हैं, लेकिन आपको कौन सा प्लाट लेना है ये आप निर्णय ले रहे हो ना, तो सेम बात आ जाएगी कि बिल किसी राज्य का हो, लेकिन गवर्नर को तय करना है कि मुझे इस पे क्या एक्टिविटी करनी है। मजे की बात है। तो गवर्नर यहाँ पर प्रेसिडेंट से काफी आगे निकल जाता है। अच्छा, एक दुख तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दुख ये है, प्रेसिडेंट बेचारे इलेक्टेड होके आ रहे हैं। आ जाओ सुनो, प्रेसिडेंट बेचारे चुनाव जीत के आ रहे हैं, उनको बाध्य कर दिया। गवर्नर ना चुनाव जीत के आ रहे हैं, आराम से बैठे, गवर्नर बेचारे ना चुनाव जीत रहे हैं, ना तो कहीं से कोई उनकी सीटिंग अरेंजमेंट हो रहा है, वो बस राष्ट्रपति द्वारा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग नियुक्त कर दिए जा रहे हैं, फिर भी उनके पास राष्ट्रपति से ज्यादा शक्ति है। ये दुख की बात है कि नहीं? क्या लगता है सोनू? बैठ जाओ आराम से। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए दुख की बात है। हाँ, प्रेसिडेंट के लिए तो दुख की बात है कि प्रेसिडेंट बेचारे जो है वो निर्वाचित होकर आ रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। गवर्नर जी जो है इनके मजे ही मजे हैं, इनको बाध्यकारी भी नहीं कर सकते। गवर्नर जी का बेनिफिट ही बेनिफिट है। खैर, अब ये देखो,
आर्टिकल याद रखना, ये मत भूलना, ये जरूरी है। जिस तरीके से आपने आर्टिकल 53 देखा था, उस 53 की तरह एक आर्टिकल यहाँ पर 163 है। 163 के अंदर सेम बात लिखी है। सोनू बड़ा ध्यान देना, और बड़ा आसान है। अगर मैं यहाँ राज्यपाल को काट के राष्ट्रपति लिख दूं और यहाँ पर मुख्यमंत्री की जगह क्या लिख दूं, प्रधानमंत्री, तो कोई इसमें शब्द एक भी चेंज नहीं होगा। बस इसमें एक ही बात की मजेदार चीज है, चेंज किया जाता है कि राज्यपाल का अपने विवेक से निर्णय, ये राष्ट्रपति के सामने कहीं नहीं लिखी। मतलब राष्ट्रपति को अगर मन कर रहा है कि मैं चॉकलेट खा लूं डेयरी मिल्क, तो अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं किटकैट और बर्फी में से ही तुम्हें एक लेनी पड़ेगी, तो लाभ किटकैट खाने का मन हो भैया उनका डेयरी मिल्क का, लेकिन नहीं खा सकते। गवर्नर का अपना सीन है, गवर्नर कहेगा मैं तो अभी मन हो रहा था चॉकलेट का, पेस्ट्री खाऊंगा, तो भैया तुम्हें खिलानी पड़ेगी। यानी अंतिम निर्णय गवर्नर का ही होगा। ये भी करके हमने स्टेट को ना कंट्रोल कर लिया। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूँ, कैसे सिचुएशन समझो। तुम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, सोनू जनता पार्टी, और केंद्र में पार्टी है अभिषेक जनता पार्टी। दोनों पार्टियां अलग अलग व्यक्ति की हैं। मेरी विचारधारा है कि मैं एक धर्म को सपोर्ट करता हूँ, इनकी विचारधारा है एक धर्म को सपोर्ट करते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया, यूपी में मेरी सरकार बनी नहीं पा रही है। जब भी मैं वोट के लिए जाता हूँ, लोग कहते हैं ना ना ना, हमें तो सोनू जनता पार्टी ही चाहिए। ठीक है, बैठ जाओगे, तो सोनू की पार्टी आगे चल रही, लेकिन मेरी पार्टी सेंटर में, मेरी पार्टी 28 में से कई राज्यों में भी है और सेंटर में भी बैठी हुई है। मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं सोनू को हरा तो नहीं सकता, सोनू के यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं, आईएएस हैं, वो सब किसके होते हैं, सेंटर के। सबसे पहले तो मैंने इनका पूरा स्टाफ बदला। इनके उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कोशिश करी कि ज्यादातर जितने भी डीएम हैं केंद्र के आए हुए होते ही हैं, क्योंकि भाई यूपीएससी निकालते हैं। मैंने कोशिश करी सही इंसान को सही जगह फिट करूं। फिर मैंने कहा मुझे कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, हो सकता है डीएम राज्य सरकार के नियंत्रण में भी रहता है, क्योंकि सीएम के जरा जरा देर में फोन आते हैं, बात माननी पड़ती है, दबाव होता है। मैंने कहा मुझे सीएम से भी ऊपर एक आदमी चाहिए जो सारे सीएम को भी इंस्ट्रक्शन दे सके कि नहीं नहीं मैं तो काम नहीं करूंगा। तो मैंने इनके उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार तो नहीं बना पाया, लेकिन एक नियुक्ति कर दी जिनसे उनका पूरा उत्तर प्रदेश का काम सुस्त हो गया। अब ये एक बिल बना रहे हैं, शेर मारो योजना वाला बिल, एग्जाम्पल। और मैं कह रहा हूं कि शेरों को नहीं मारना चाहिए, तो बस मैं कह रहा हूं नहीं मारना चाहिए तो नहीं मरेंगे शेर, ये कितना भी चाहे, क्योंकि गवर्नर साहब साइन ही नहीं करेंगे। और सिस्टम क्या है, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। इनका बिल यूपी का तभी पास होगा जब विधानसभा, विधान परिषद के बाद गवर्नर साइन करे। ऐसी ट्रीटी और वो मैं तुम्हें थोड़ा पहले समझा देता हूँ तो मजा आएगा। सर तो जो प्रेसिडेंट है वो राज्यपाल सारे स्टेट्स में दे सकता है या फिर वो मतलब जिसमें उसकी मर्जी हो उसमें दे सकता है? जिसमें मर्जी हो, जिसमें, और चाहे किसी को भी कभी हटा सकते हैं। मतलब जैसे अलग अलग स्टेट्स हैं और उनके दूसरी स्टेट में सही चल रहा है तो वहाँ राज्यपाल नहीं भेजेगा? वहां पे मान लो, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान के चलो यूपी के अंदर सेंटर की पार्टी की सरकार है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो पूरा प्रयास करते हैं कि हम अपना व्यक्ति वहां पर, इसीलिए गवर्नर को बोला जाता है, अवहेलना करी जाती है, एजेंट ऑफ द सेंटर, सेंटर का एजेंट। कई बार इनकी ध्यान से वो निकला, खराब तो नहीं हुई, मैंने आपको सर गई तो गई, जब वक्त खराब चल रहा तो घड़ी की साथ छोड़ देती, लेकिन चल इससे ये भी पता चला वक्त बदलने वाला है, घड़ी बदली है ना, सही बात है। चल यस, देखो भाई, अब एक तो मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। तुम में से कितने बच्चे जानते हैं कि नीट का एग्जाम होता है? कितने बच्चे जानते हैं क्या होता है नीट का एग्जाम? बताओ, मैं तुम्हें एक कंट्रोवर्सी बताता हूँ जिसके बारे में कल कृष्णपाल भी कह रहे थे। डॉक्टर बनते हैं, कब दिया जाता है वो एग्जाम बाजार? 12th के बाद। चलो 2 बजे से 5 बजे पहले स्टार्ट। कितने बजे से कितने? 2 से 5 क्या चलता है? हाँ यही तो बैच चलता है नीट का, ये क्या लगा? हाँ नीट वाली क्लास चलती है। तो सरकार ने आपको डॉक्टर बनाने की तैयारी कर दी है। अब सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा तुम सब आ गए और जितने भी आए अपना कम से कम ये इशू समझ जाओगे। नीट एग्जामिनेशन का मतलब है कि तुम इंटर करे हुए हो बायो के साथ में और तुमने तुरंत ही एंट्रेंस एग्जाम दिया, तुम उसमें बढ़िया स्कोर लाए, रैंक लिया है, मुबारक हो, तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस, बीएमएस, समस्त फील्ड में, आयुर्वेदा में। याद रखना, अच्छी रैंक मतलब सरकारी कॉलेज, खराब रैंक का मतलब प्राइवेट, और प्राइवेट बहुत महंगा है। तमिलनाडु में सरकार ने एक वादा कर दिया अपने यहाँ के लोगों से,
जब से नीट के पेपर में अंग्रेजी वाले बच्चों का योगदान ज्यादा हुआ है, इस पेपर में 60 से 70% बच्चों का अंग्रेजी मीडियम का रिजल्ट आ रहा है, हिंदी मीडियम का नहीं आ रहा था। तमिलनाडु में चुनाव होते हैं, चुनाव कौन से? विधानसभा की, किसी भी राज्य के चुनाव या तो विधानसभा होंगे या विधान परिषद। जहां विधान परिषद है नहीं वहां हमेशा विधानसभा के चुनाव होंगे। कोई डाउट? तमिलनाडु में चुनाव के वक्त में इनकी सरकार जो आने वाली थी उसने वादा कर दिया कि अगर तुम हमें चयनित कर दोगे तो हम नीट परीक्षा में इंटर की कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन लेंगे, नीट को तमिलनाडु में नहीं कराया जाएगा। बड़ा अच्छी कंट्रोवर्सी है ये, बड़ा मजेदार सोनो कंट्रोवर्सी। क्या हो रहा है कि तुमको आईएएस बना देंगे, हम इंटर की मेरिट पे आईएएस का एग्जाम ही नहीं कराएंगे। ये भी यही बात कह रहे हैं कि हम तुम्हें डॉक्टर के कॉलेज में दाखिला दिलाएंगे इंटर के नंबर के बेसिस पे, ना कि एंट्रेंस कराएंगे। जनता खुश? इन्होंने तर्क भी दिए और तर्क इन्होंने ये दिए कि अंग्रेजी से तमिल भाषा में प्रश्नों का अनुवाद करा जाता है, जो समझने में समस्या होती है। तो बच्चों में मजा ही आता है, बच्चों के पेरेंट्स भी खुश हो गए, उन्होंने कहा अरे वाह इंटर की कट ऑफ पे होगा। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, तभी तो अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ, अभी मजा आएगा, देखो इसमें होता क्या है। उसके बाद जब तमिलनाडु में ये इशू आया कि भैया क्या करा जाए क्या करा जाए, इतना ही नहीं, तमिलनाडु की विधानसभा ने बिल को पास कर दिया और पास होने के बाद भेज दिया वहां के तत्कालीन गवर्नर साहब के पास, आर रवि साहब के पास। अब गवर्नर साहब ने सुनो क्या करा, अब और बढ़िया कंट्रोवर्सी आई। हुआ ये कि 20 सितंबर को तमिलनाडु सरकार ने 165 पन्नों की एक रिपोर्ट भी करवाई। ऐसा नहीं कि वहां की सरकार ने लापरवाही करी, उसने नीट परीक्षा को तमिलनाडु में खत्म करने के पीछे एक रिटायर्ड जज साहब ए.के. राजन साहब से, ए.के. राजन साहब की कमेटी बनाई, इनके अध्यक्षता में, बिल्कुल सही, इनके अध्यक्षता में एक समिति बना करके जांच कराई कि नीट से दिल्ली और तमिलनाडु के बच्चे के लिए क्या लेवल बराबर है या नहीं है। बात समझना, बढ़िया कोशिश करिए कि जो पीलीभीत के पास गांव में रह रहे हैं और जो पीलीभीत में रह रहा है, दोनों को एक ही भाषा में पेपर दो, देखूं कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या दोनों के लिए क्या बराबर है। इन्होंने जब जांच करी तो इन्होंने पाया कि हाँ ऐसा है, जब से नीट के अंदर अंग्रेजी मीडियम का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, अंग्रेजी मीडियम का रिजल्ट तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन हिंदी मीडियम वाला या तमिल मीडियम वाला गिर रहा है। इसी बात को लेकर के इन्होंने भैया अपने यहाँ से पास कर दिया, तभी एंट्री होती है गवर्नर साहब की। नीचे गवर्नर साहब की फोटो नहीं है, ये वहां के सीएम स्टैलिन साहब की फोटो है जो कि कमेंट कर रहे हैं वहां के गवर्नर साहब के। वहां पे गवर्नर है आर.एन. रवि साहब। आप सुनो ध्यान से, समस्या कहां पे अटकी। इनके बिल को सबने सहमति दे दी, इनके बिल को सबने सहमति दे दी, बस इनके बिल को एक ही पार्टी थी जिसने सहमति नहीं दी। क्या नाम लेना जरूरी है? समझ ही गए होंगे, समझ गए ना किस पार्टी ने दी है? देखो साफ साफ लिखा है, पढ़ो इसको, पढ़ो। हाँ नहीं बोल सकते, कोई इशू नहीं। आप पॉलिटिकल पार्टी का नाम ले लो, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पैट की तैयारी में उलझे छात्र छोड़ दिए अपनी फेवरेट टीचर की क्लास, वीडियो का टाइटल डाल दूंगा या थंबनेल लगा दूंगा, क्यों रहे बच्चे क्लास में बता दो। यही तो करते हैं ना यूट्यूब पे, थंबनेल लगा देते हैं, जाने क्यों हरे पेड़ बन रहे हैं बुरे, फिर उसमें तर्क निकलना किसी ने पेड़ फेंक दिया था और सोनू उसमें तर्क डाल रहे हैं जुमा केसरी के प्रभाव से। ठीक है, इसको पढ़ो, नीचे वाला पैरा, डेट डेट डैश भाजपा को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने उस विधेयक का समर्थन किया जो छात्रों को 12वीं की परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर चिकित्सा में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश देने का प्रावधान करता है। राज्य सरकार ने इस कदम को, क्योंकि बेटा डीपीएसपी से तो जोड़ना ही है, डीपीएसपी से जोड़ना है, तो इन्होंने कह दिया सामाजिक कदम, क्योंकि बताया कि हमारा भैया जो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है और हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, तो समझो के हित में बताया। विधेयक जिसका इस वर्ष की स्वीकृति पर कोई असर नहीं है, को भारत के राष्ट्रपति की आवश्यकता होगी, क्यों होगी ये भी बताऊंगा। 2017 में भी सरकार ने प्रयास करा था, ये अभी से नहीं चल रहा है, ये 2, 3, 4 साल से कंट्रोवर्सी बना हुआ है। समस्या वजह इसमें ये हो गई कि वहां पे जो गवर्नर साहब है वो समझ जाओ किस पॉलिटिकल पार्टी में, समझ गए। यहाँ सरकार चल रही है किसी दूसरे की, केंद्र में सरकार दूसरे की है, उन्होंने कहा कैसे नियंत्रण करें तो अपने गवर्नर साहब को। अब गवर्नर साहब ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दिए, ये देखो गवर्नर साहब तो साफ साफ कह रहे हैं, यहाँ पे गवर्नर साहब ने अपनी बात रख दी थी कि मैं अत्याचार नहीं होने दूंगा, क्योंकि नीट की परीक्षा जरूरी है, डॉक्टरों का एक स्तर होना चाहिए, इंटर बच्चे कैसे भी कर लेते हैं, इंटर के पास भी हो जाते हैं, ऐसा जो भी हो, और मैं देश के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। अब यहाँ पर गवर्नर साहब के पास जब बिल पहुंचा तो गवर्नर साहब के पास शक्ति है कि वो बिल को अनुच्छेद
200 के तहत, जिसे आप प्यार से वीटो भी कहते हो, वो अपने पास रख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो, बड़ा मजेदार है, फिर तुम इस पूरे केस को समझ जाओगे। आ जाओ सुनील। ये अभी कंट्रोवर्सी है, 2 महीने पहले की, ज्यादा समय नहीं हुआ है। इसका उत्तर दो बेटा। इसका उत्तर दे दिया तो तुम तमिलनाडु के हल पे पहुंच गए, नहीं दे पाया तो मैं समझाऊंगा, लेकिन प्रयास जरूर करें। बैठ जाइए सुनील। क्या लगता है इसका उत्तर डी होगा सोनू? डी। राज्यपाल बिना अनुमति के विधेयक को कितने समय तक रोक कर रख सकता है? किसी बिल को कितने समय तक रोक कर रख सकता है? बेटा याद रखना, इसका आंसर जो है वही तमिलनाडु कंट्रोवर्सी है। नीट बिल को तमिलनाडु ने गवर्नर के पास भेजा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने होने जा रहे हैं, उन्होंने वापस ही नहीं करा। क्यों नहीं करा? इसका उत्तर ये रहा, क्योंकि राज्यपाल बिना सहमति दिए किसी भी समय के लिए विधेयक को रोक नहीं सकता है। कोई निश्चित, नीचे वाली लाइन पढ़ो, कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो एक और मजेदार बात। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस समय स्थिति क्या है, तो ये देखो, अब एक इसमें ड्रामेटिक सिचुएशन और हो गई। जब राज्यपाल साहब को लगने लगा कि यार मैं बहुत ज्यादा समय तक नहीं रोक सकता, ये लोग कोर्ट चले जाएंगे, फला चले जाएंगे, उनके पास एक तरीका और, जिसे कहते हैं पुनः विचार करना। लेकिन गवर्नर को जब भी कोई विधेयक लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो उठा करके राष्ट्रपति को दे देते हैं। ये भी पावर है, आज हम सीखेंगे। तो उन्होंने उस पावर का पूरा प्रयोग करा। पढ़ो क्या लिखा है इस पे। मेंस में क्वेश्चन इस बार बनेगा यूपीएससी, और प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रपति की शक्तियों पर। ठीक है, ऊपर लिखा है ना, नीट में से छूट देने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा अंडर ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश विधेयक 2021 पारित किया गया था। बिल को 13 सितंबर 2021 को मंजूरी भी दे दी गई थी। अब तो 23 चल रही है भैया, लेकिन राज्यपाल RN रवि ने 5 महीने की देरी के बाद पहले इसे वापस कर दिया। इस साल फरवरी में बिल को विधानसभा में दोबारा पेश किया गया। दोनों शक्तियां अपनाई हैं। पहले एक बार बोले इस पे पुनः विचार करो, अब जब उन्होंने दूसरी बार दिया तो हमारे राज्यपाल साहब तो बाहर के हो रहे थे, तो उन्होंने अपनी पात्रता से बचने के लिए उसको उठा के कहां ट्रांसफर कर दिया? राष्ट्रपति के पास। इस विधेयक को 2022 में राज्य में राज्यपाल ने खारिज कर दिया था। वर्तमान में राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार कर रहा है। अब समझे पूरा गेम। और एक और सिचुएशन, अभी सीएम स्टैलिन साहब गए थोड़े दिन पहले, मुर्मू साहब एयरपोर्ट पे आई, हमारी ऑनरेबल राष्ट्रपति जी, वो एयरपोर्ट पे ही स्टैलिन साहब मिले, उन्होंने मौका दिया, ऐसे नीचे से झुकाया, एक लेटर दे दिया, मैडम को जल्दी से नीट वाले बिल पे थोड़ा काम कर लो, मतलब एक रिक्वेस्ट लेटर दिया कि फटाफट कर दो। पावर देख रहे हो गवर्नर की, सरकार तुम्हारी, विधायक तुम्हारे, जनता तुम्हारी, नीट तुम्हारा, बिल तुम्हारा। RN रवि साहब ने कह दिया पुष्पराज झुकेगा। किसमें? हाईकोर्ट इसमें क्या कर लेगा? हाईकोर्ट से ऊपर कौन है? अब मैं दोनों तरीके की तरफ पे हूँ। मैं ये कहता हूँ कि नीट परीक्षा को तमिलनाडु के अगर बच्चों का प्रतिनिधित्व कम है, रिप्रेजेंटेशन कम है, तो कोई और तरीका निकालना चाहिए। तो एग्जाम को टोटली एग्जेम्प्ट ना करो, तुम एक बेसिक लेवल का एग्जाम रख दो, या तो ग्रेजुएशन वाले बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ा के उनके लिए एग्जाम रख दो। पहले भी होते थे, पहले नीट नहीं होता था, नीट के अलावा और भी एग्जाम होते थे, आपने पढ़ा हुआ एग्जाम वगैरह, किसी को पता? कौन सा? बिल्कुल सही, CPMP एग्जाम होते थे, अखबार में फोटो नहीं होते। तुम्हारे चाचा बच्चा होंगे कुछ जो अखबार इतना बड़ा पर्चा लेके घूमते हुए, हमने CPMP निकाली थी, देखो बेटा हम बने नहीं डॉक्टर, पैसा नहीं था। तो मैंने कहा ये तो सरकारी में एडमिशन के लिए होता है। बोले तू ज्यादा जान गया, पर्चा रख लीजिए। समझ गए ना? तो ऐसा भी होता है। तो फिर तुम्हें कोई दिखाए तो समझ गए। आई थिंक ये वाला करंट अफेयर नीट के अलावा अपना, यही मैंने अभी राय दी थी। मैंने जो आप बात बोल रहे हो ना, वो मैंने राय दी थी। अब जरा राष्ट्रपति के बाद में राज्यपाल के क्या क्या कर्तव्य है, और राज्यपाल के पास 3 कौन सी शक्ति होती है? बिल रोकने की, पुनर्विचार की। आप पूछिए। क्वालिफाई होगा ये बिल लाके, तो कर्नाटक सरकार है, वो कर्नाटक में भाषा होती है, ये कोई मराठी है, उनसे एग्जाम बना ले। बात की बात ठीक है, लेकिन जैसा आपको बातें आसान लग रही है, ये पॉलिटिकल पार्टी आपकी सूझबूझ वाली बात मानती कहाँ है? अगर इतनी आसानी से देश में पॉलिसी बन जाएंगी तो फिर विरोधी पार्टी कर देंगे। वो तो इसमें भी उन्हें दिक्कत है, बोले हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाली मशीन बनाओ। समझो बात को, विपक्ष का काम ही यही है। तो ये कहो मोटरसाइकिल में 2 ही पहिए क्यों? वो कहेंगे 3 लगाना चाहिए, और जब उनकी सरकार होगी वो कहेंगे 2 पहिए अच्छे। आप बेसिक लॉजिक समझो, विपक्ष का काम ही है कि तुम्हारे पक्ष में खड़े ही ना हो। अगर वो तुमसे सहमति हो गए, आ जाइए
आ जाओ बोले बच्चों। चलो अब तो फिर सोनू ने मुझसे ये पूछा कि सर ये बताइए, पहले अंग्रेजी वालों तुम भी देख लेना, अगर कभी आपसे पूछा जाए, ये न्यूज़पेपर की कटिंग जरूर है बट ब्रिलियंट लिखा है टेकिंग हेराल्ड ने, मैंने इसकी हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, क्या गजब लिखा है, एक ही जगह पे दे दिया है कि राज्यपाल साहब के सारे काम क्या होते हैं। बेटा वो किसी राज्य का हेड होता है, राष्ट्रपति पूरे रिपब्लिक का होता है। अरे आजा चरण मोतिया के वाला चश्मा निकाल दो, मेरे पास भी बैठ जा, आराम से बैठ। कुछ तुमने नया नहीं मिस करा, बस थोड़ी वीडियो है वो देख लेना जाके, उसमें तमिलनाडु का एक इशू हमने डिस्कस करा है, तो आई थिंक करंट कंट्रोवर्सी तुम्हारे लिए आसान हो गई होगी। अभी तो हम लोग दिल्ली सर्विसेज बिल को भी ऐसे समझेंगे, बड़ा मजा आएगा, करंट पढ़ने का मजा स्लाइड्स के साथ। बिल कौन सा? अच्छा समझो भैया, इस पे आ जाओ वापस से। याद रखना राज्यपाल साहब का कई सारे काम होते हैं, राज्यपाल साहब सहमति देते हैं, बिल को रोक सकते हैं, सभाएं गठित करते हैं, अगर कहीं पर डेडलॉक की स्थिति बनेगी वो भी संयुक्त बैठकें कराते हैं। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? कई बार सवाल जुडिशरी के बच्चे भी गलत करते हैं, जैसे तुमसे पूछा जाए हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, अब देखना आंसर नहीं आ पाएगा। अच्छा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट कौन करता है? कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सही, मैं बता दे रहा हूं, चरण ने तुक्का सही मारा, लग गया, बोले राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति और राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। समझ लेना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति के समय शपथ वो दिलाते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती, वो चुनाव जीत के आते हैं अप्रत्यक्ष। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति महोदय दिलाते हैं। नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, शपथ कौन दिलाते हैं? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। बता चुका हूं, अब सुनो, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति चाहे हाई कोर्ट यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं हो, प्रेसिडेंट ही करते हैं। तुम्हारे यहाँ जिला जज साहब की नियुक्ति पीलीभीत में किसने करी? इस समय जितेंद्र कुमार सिन्हा जी उनका नाम है वर्तमान में, तो वो जो डीजे साहब है उनकी नियुक्ति करी है राज्यपाल ने, साफ लिखा उसमें, अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज। समझ गए? कंफ्यूज मत होना, ये हायरार्की पे सवाल बहुत बनते हैं। रिपीट कर दूं? सोनू लिख लो, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कंफ्यूज मत होना कि यूपी के अंदर हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के अंदर तो राज्यपाल करते होंगे, नहीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कार्यपालिका और सरकार का भाग नहीं है, अलग है। जिला जज की नियुक्ति राज्यपाल। इसके नहीं, जुडिशरी कभी पॉलिटिकल पार्टी सरकार को किसी को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्या करती है? भर्ती राज्य सरकार की नहीं करती, भर्ती आयोग करता है। आयोग तो राज्य सरकार नहीं, कभी आयोग राज्य सरकार का नहीं होता, प्रूव करके दिखाओ। नहीं, क्या चीज? सुप्रीम कोर्ट में जज की अगर आप बात करो कि नियुक्ति कौन करता है, तो वहां पर कोलेजियम सिस्टम के तहत कुछ चुने जाते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के तहत होती है। सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट जज के जो जज होते हैं, जिसमें मेरा सिलेक्शन होता, जुडिशरी में जो इंटरव्यू देने में गया था, अगर उसमें चयनित हो जाता तो आयोग ने, यही आयोग जो तुम्हारे पीसीएस का पेपर बनाती है, जुडिशरी के अंदर डबल मेहनत हो जाती है, पूरा पीसीएस का सिलेबस, साथ में लॉ के कम से कम 18 से 29 विषय होते हैं, और एक विषय में 400 धाराएं हैं, तो सोच लो यहाँ दिमाग ऐसा हो जाता है, रटना पड़ता है दीवार पर लिख लिख के। तो खैर ये दोनों परीक्षाएं करने के बाद फिर मेंस में भी सेम, ज्योग्राफी का मॉनसून का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का सेमी का क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मैंने लगाए हैं इस बार जो आए थे मेंस में। ये सारा करने के बाद, जुडिशरी करने के बाद, फिर जब आपकी नियुक्ति होती है तो आप राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हो, आपके आयोग ने नियुक्ति कराई है, हाई कोर्ट आपको गवर्न करेगा, सारी चीजें हाई कोर्ट से, हटाना, ले जाना, डायरेक्शन देना, सब हाई कोर्ट से। सिर्फ इतना काम है आयोग का कि वो हमें पेपर करा दे, और पेपर भी हाई कोर्ट को कराना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट व्यस्तता के चलते पेपर नहीं करा पाता है, इसलिए उसने आयोग को काम दे रखा। आयोग का कोई कंट्रोल नहीं है। इंटरव्यू पैनल में विद रिस्पेक्ट संजय श्रीदेव साहब, जो इस समय यूपीपीएससी के अपने जो है चेयरपर्सन, वो बैठे थे इस तरफ मेरे सामने जब मेरा इंटरव्यू था, और सामने बैठे थे कौन? हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब, और बड़ा ओपनली थे, और वहाँ कविताएं और मतलब पूरा माहौल सेट था, 4 लोग बैठे हुए थे, और जब मैं एंटर करा लोग बोल के, तो मुझे हिंट मिल गया था कि संजय श्रीदेव साहब इधर बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं उन्हें पहले देख चुका था फोटो में, फोटो आता है वेबसाइट पे छोटा सा, तो मैं उनको देख रहा था। तो ये एडवाइस दी जाती है सीनियर्स के साथ में, ये जो भी गलत एडवाइस है, मुझे भी गलत एडवाइस दी गई कि
तुम संजय सिंह जी से आई कांटेक्ट रखना और ज्यादा फोकस उन्हीं पे करना। क्यों करें फोकस? बाकी के 3 क्या मजाक करने के लिए बैठे हैं? नहीं, आप सबसे आई कांटेक्ट रखेंगे, ज्यादा आप उनसे मत रहो, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो तो तुम्हें ये देखना चाह रहे हैं जैसे क्लास है, गर्दन सभी तरफ घूम रही है ना, मैं सिर्फ बाजार को देख के पूरा लेक्चर पढ़ा दूं। बाजार कितने भी इंपॉर्टेंट आदमी हो यहाँ पे बैठे हुए, हमारे सगे भाई ही क्यों ना हो, तो इससे क्या मतलब निकलता। तो इंटरव्यू पैनल में जिन्होंने मुझे बाद में एडवाइस दी थी, वो मुझे एडवाइस अच्छी लगी थी, दिल्ली वाले जो टीचर थे, बोले बेटा भूल जाना उस समय कोई चेयरपर्सन है, जो तेरे को आता है ईमानदारी से बोल के आना, अगर तुझे ना पता हो जज क्यों नहीं बनना, साफ कह के आना सॉरी सर मेरे पास अपना कोई मोटिव नहीं है, बस मुझे ये एग्जाम की फील्ड अटेंड करती है, मैं आ गया एग्जाम देने, खत्म बात। झूठ बोलोगे पकड़ लेंगे देश सेवा करने आया, बोले तो वकील है फ्री में जाके केसेस लड़, एनजीओ खोल ले, क्या करेगा देश सेवा करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। गाइडेंस में भी आपको बड़ा भटकाया जाता है, ऐसे आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करो। मैं तो ये तुम्हें गाइडेंस दूंगा, सबसे कम उम्र का सिलेक्टेड लड़का पकड़ो, उसका इंटरव्यू इंटरनेट पे देखो और समझ जाओ उसकी रणनीति, फिर अपनी रणनीति बना के अमल करो। जितना ज्यादा तुम लेट और डिले वाले लोगों को पकड़ोगे उतना पैटर्न में चेंज होता है और एनर्जी लेवल गिर जाता है। अभी तुम 21, 22, 23, 24 में जो तैयारी कर रहे हो 10 साल बाद नहीं कर पाओगे। 10 साल बाद तो यही है मैं सच बता रहा हूँ, एक मेंस देखे और दूसरा लगा है मेरा, अभी 22 तारीख को बिहार का मैं चला जाऊंगा, 22 से लेकर 29 तक नहीं रहूंगा। अब मेरा मेंस की इच्छा हो रही है यार, अभी तो पढ़ा था, दूसरा मेंस है अभी इसी महीने में, 10 साल इंटरव्यू लगा दो। हाँ वो तो अलग की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी एग्जाम लगे हुए हैं ना, उन एग्जामों के क्राइटेरिया को देखते हुए मैं तुमसे ये बात कहना चाहूंगा, जितनी एनर्जी है अभी झोंक दो, और अब की बात मैं आऊंगा तो तुम्हें बिहार के भी क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं कौन कौन से आए हैं क्वालिटी से, मजा आता देते हो क्वालिटी। खैर चलो, वैसे ये सब मेंस में बताता नहीं, लेकिन अब निकल गई तो बात फ्लो में निकल गई, तुम्हें क्या मतलब, सिलेक्शन हो जाएगा, नाम दिख जाएगा, वरना हमारे साथ ही तो थे अभी से। चल आ जाए, ठीक है। वाई वी नीड गवर्नर, तो ये तुम इसे याद रखो। ये अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हमें राज्यपाल के पद की आवश्यकता क्यों है, तो याद रखना सबसे पहली और आसान चीज तुम इसमें समझ लो, ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। स्टेबिलिटी का मतलब एक ठहराव, किसके बीच में बेटा, राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में संबंध बनाने का काम करता है। ऐसा तुम्हें लगना चाहिए लिखने के लिए, असल हकीकत तुम जान चुके हो कि क्या करते हैं, लेकिन याद रखना राज्यपाल किसी भी राज्य में और केंद्र में आपस में एक दूसरे में संगठन, कॉर्पोरेशन, मदद, ये सब एक दूसरे से मिला के तालमेल, सामंजस्य बनाने का कार्य करते हैं। इसे बोलते हैं सेतु के रूप में कार्य करें। चौथा पॉइंट लिखा है, विभिन्न मुद्दों पर संघ और राज्यों के बीच एक, अब इसमें जो शब्द लिखा है वो इग्नोर करना, एक एजेंट के रूप में, एजेंट के जो रूप में लिखा है ना, ये नेगेटिव है, इसको मत लिखना। किताबों में लिख देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किताबों की लिखाई कहां तक जाके तुम्हारे नंबर बैठवा दे। तो एजेंट के रूप में जो वर्ड लिखा है इसको इग्नोर करना। सीधे सीधे ये राज्यपाल के ऊपर एक आरोप लगा रहा है कि अच्छा तुम तो एजेंट हो, एजेंट विनोद हो। एक मूवी आई थी ना एजेंट विनोद, देखी थी कि नहीं देखी थी? सुनो, सैफ अली की थी, इसमें नहीं देखी तुम। और सनी वाली गदर तो अच्छा छोड़ देखो, चलो सैफ अली खान बेकार लगता है तुम्हें? और करीना करीना भाभी ना, भाभी शादी होता तब इन्हें बुरा लग गया, अब करीना भी बेकार लगती है। तैमूर आ जाओ, कौन से देख ले? स्पेशल ओपीज, बहुत गजब स्पेशल ओपीज, तुम लोग देखना जरूर। अरे भैया उसमें मेनन साहब ने क्या एक्टिंग करी, कौन सा सिंह होता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। हाँ चलो बैठ जाओ, स्पेशल ओपीएस जरूर देखना, जिसने नहीं देखी है। एग्जाम देने के बाद बोले सर ने कहा था मैं आज स्पेशल ओपीएस खोल रहा हूँ, कल मेरा एग्जाम लगा हुआ बैठ का, स्पेशल ओपीएस देख रहा हूँ। सर की वजह से एग्जाम गलत हुआ, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे क्लास में। चलो भाई ये देखो, संक्रमण चरण में चीजों को प्रतिबंध, देखो याद रखना, राज्यों में चुनाव अवधि के दौरान अगर मान के चलो कभी भी कोई सरकार ऐसा कुछ कर देती है जिससे उनको लगता है कि राज्य के अंदर मशीनरी फेल हो गई है, तो भैया राज्यपाल के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो राष्ट्रपति को फोन SMS करके तुरंत कहेंगे इसे अपने नियंत्रण में ले लो, ये राज्य फेल हो गया है। बाद में सारी चीजें होती रहेंगी, राष्ट्रपति कहेंगे ओहो मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। सर उदाहरण दीजिए, मणिपुर में ये विवाद उठा था। मणिपुर में कहा जा रहा था कि राज्य के अंदर सरकार फेल हो गई है, कैसे भी करके राज्यपाल साहब बोले और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। कई बार पश्चिम बंगाल में भी प्रयास करे जा चुके हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाए। जैसे इलेक्शन के जस्ट बाद वहां दंगे भड़क गए थे,
याद है ना, अभी 2-3 साल पहले घटना है ये वाले जो हुए थे वहाँ पे इलेक्शंस, ठीक है, कौन सा वाले इलेक्शन, 19 की तो बात है शायद, लोकसभा इलेक्शन की बात है, तब वहां पर सब दंगे वगैरह भड़क गए थे, तो कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन लगा दे। और जो तीसरा वाला इसमें पॉइंट है वो आसान, तीसरा ये है कानूनों की कानूनी वैधता, यानी वो बिल पे क्या करते हैं, साइन मार देते हैं, हो गया, बन गया बिल। सरकार गठन के समय जैसे राष्ट्रपति नई लोकसभा में जब लोग जीत के आते हैं तो उनसे कहते हैं कि विश्वास प्रस्ताव पारित करो, कितने लोग समर्थन में हाथ खड़ा करो, जिसे फ्लोर टेस्ट बोला जाता है, वही काम राज्यपाल भी करवाते हैं। राज्यपाल भी कहते हैं भैया फ्लोर टेस्ट दो, कितने लोग सरकार के समर्थन में है, अगर सरकार नहीं बन पा रही तो राष्ट्रपति के जैसे ही गवर्नर साहब भी क्या करते हैं, उनको 30 दिन की अवधि दे देते हैं, 30 दिन में भी अगर वो सरकार नहीं बना पाए तो फिर राज्यपाल साहब कहते हैं कि नई चुनाव का टाइम या भाड़ में, चुपचाप से राष्ट्रपति को चिट्ठी डालते हैं, ले लो कब्जे में ले लो, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, समझ गए। तो ये चीजें भी होती हैं बेटा। राज्यपाल साहब के बाद जो शक्तियां है ना वो प्रेसिडेंट से भी 1-2 नंबर ऊपर चली जाती हैं। और सबसे बड़ी पावर तो आई जब राज्यपाल साहब को लगेगा मैं अपने पद से बोर हो गया हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लो, ज्यादातर राज्यपाल बन जाते हैं। आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी और इससे पहले रामनाथ कोविंद जी क्या थे भैया, ये सब राज्यपाल ही तो थे, क्या थे, राज्यपाल थे, प्रमोट हो जाते हैं, प्रमोट का मतलब चुनाव जीतने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और चुनाव जीत के हो जाते हैं। तो इसीलिए राज्यपाल को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये आगे सीनियर तैयारी करने के चक्कर में कई बार पॉलिटिकल पार्टी का फेवर करते नजर आते हैं। समझो बात को, राज्य के अंदर जो सरकार केंद्र में चल रही है उसने बिल्कुल उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए इस राज्य को नियंत्रण में रखना है, अब वो रख रहे हैं, तब कल को राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बनेंगे तो पार्टी उन्हें भी समर्थन देगी। द्रौपदी मुर्मू जी के पहले प्रस्तावक कौन बने थे, फोटो दिखाया था मैंने, माननीय मोदी जी थे, ऐसे बना रहे थे कॉलेज वो जो राष्ट्रपति हुआ था एक सेकंड राष्ट्रपति वाला, तो वो विरोध वाले कह नहीं रहे थे कि इन्हें कहां से लेके आता है, इन्हें कहां से सर जैसे जो राज्यपाल है वो अपने मंत्रिपरिषद के लिए तो बाध्य नहीं है, बिल्कुल वो चाहे तो मान सकता है बात, चाहे तो नहीं मान बिल्कुल सकता, सही। लेकिन क्या वो राष्ट्रपति की बात के लिए बाध्य होगा? 100% राष्ट्रपति अगर उनको कोई एडवाइस दे देते हैं तो कहीं प्रोटोकॉल लिखा ही नहीं है, तो एक कन्वेंशन है कि राष्ट्रपति ने ही मुझे हायर करा है नियुक्ति के लिए, तो उनकी बात माननी ही माननी। लेकिन अच्छा क्वेश्चन, राज्यपाल और राष्ट्रपति क्यों, आप खुद बताओ, आप आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं, बैड एग्जाम दोगे, देखो याद रखना, एक्स राष्ट्रपति अपने कैडर को बेइज्जत नहीं करेगा, बस अपनी छवि को। तुम जरा सोच के देखो, तुम आज जितने भी साल के हो गए 20-21 साल के, तुम नर्सरी की क्लास में जाकर बैठोगे बच्चों की, पेंसिल छीनोगे, लड़ाई लड़ोगे, बाल खींचोगे, उनके खिलौने उठा के फेंक दोगे, ये लड़ लेंगे जान शील आई बताती ये आदमी तो कुछ भी कर ले। चलो भाई समझो, टीम मार देते हैं उसी समय, भैंसों से पूछ लेता है तुम्हारा पेट नहीं। चलो देखो, कुछ राज्यों में इनकी विशेष जिम्मेदारी भी होती है। विशेष जिम्मेदारी का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि उप राज्यपाल जैसा भी एक पद होता है, जिसे बिहार से लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर की कई मामलों में शक्तियां ज्यादा होती है। कैसे? जैसे दिल्ली के अंदर तुम देखोगे कि राज्यपाल साहब जो कि केंद्र सरकार के जरिए नियुक्त करे जाते हैं। सरकार क्यों, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, राष्ट्रपति नियुक्ति अपने खोपड़ी के दिमाग से नहीं करते, वो बातें किससे होते हैं, तुम चैन समझ रहे हो। प्रधानमंत्री जी गए, उनका मंत्री परिषद की सलाह लेके बोले ऐसा ना उनको बना दो गवर्नर वहां पे, तो राष्ट्रपति जी बोले क्यों बना दूं, नियुक्ति तो मैं करता हूँ। बोले इधर आओ साइड में, जरा 42वां संविधान संशोधन देखा है तुमने, सलाह बाध्यकारी है, तो उनको तो सिर्फ बीच में रख दिया गया है कि वो नियुक्ति कर रहे हैं। वो नियुक्ति किसके कहने पे कर रहे हैं, पीएम के। और पीएम कहां से चयनित हो रहे हैं, लोकसभा से। लोकसभा में सरकार, तो जिसकी सरकार है सारे पद वही कंट्रोल करता है। नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। जहां जहां तक जाओगे वहां वहां तक पाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए कहते हैं कि पीएम का पद जो है विच इज वेरी 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 पावरफुल। बात आई समझ में कि नहीं, नहीं आई? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये समझना, क्यों राज्यपाल के पद को खत्म कर देना चाहिए, इसके भी टिप्पणी है। यूपीएससी जानता है कि तुम कल को बनोगे आईएएस ऑफिसर, और आईएएस ऑफिसर इतना ही नहीं, तुम जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव भी करा रहे थे। मैंने तुम्हें रिटर्निंग ऑफिसर नाम का एक पद दिखाया था, निर्वाचन अधिकारी। अब अगर तुम्हें यूपीएससी निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी देखता है भविष्य में, तो तुम्हें राष्ट्रपति, गवर्नर, इनकी चुनाव के साथ साथ इनके पद की अच्छाई और बुराई भी पता होना चाहिए, तभी तो तुम डीएम साहब कहलाने लायक बनोगे।
भाई पीएम साहब का मतलब ये नहीं होता उसे सारे राष्ट्रपति के नाम लाइन से याद हो, खट गिन के बता दे पीढ़ी में। उसे ये पता है देश में राष्ट्रपति कैसे बनते हैं, कौन है, पद अच्छा है क्या है। सेम राज्यपाल की सिचुएशन में ले लो। अब राज्यपाल के पद को क्यों खत्म कर देना चाहिए, पहली लाइन पढ़ो बजा, क्या लिखी ये बेटा, इसे मैं कहता हूँ रिटायर्ड पर्संस ओल्ड एज होम। ये लोग कह रहे हैं, इनका मानना है ये पैकेज बन गया है, पहले हम एमपी बने या पहले हम विधायक बने फिर सांसद बने, अब कुछ भी नहीं लग रहा है तो हम बन जाए भैया राज्यपाल, राज्यपाल भी बन के खुश नहीं है तो बन जाए राष्ट्रपति। तो कई मानते हैं कि इसमें तुम खुद नोटिस करना, तुम्हें राज्यपाल कहाँ का कोई यंग व्यक्ति मिला आज तक? ये बिल्कुल 25-26 साल का हमारी तरह युवा हो। अब तुम कहोगे उसकी उम्र ही न्यूनतम आयु भी 35 है, तो मैं कह रहा हूँ चलो कोई व्यक्ति 36 साल का तुम्हें मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति मिला? कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इस एज का मिल गया हो तुम्हें? कोई मिला? अभी तक सर में 36 वाला कोई मिला ही नहीं कि 37 वाला कोई मिल गया हो, 40 वाला कोई मिल गया हो, बेटा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यही तो लाइन है कि ये राजनेताओं के लिए रिटायरमेंट होम बन गया कि बस अब हम कुछ भी नहीं बचा, चलो हरिद्वार चले, बोले चलो राज्यपाल का चुनाव जी हाँ, इसे कहते हैं रिटायर्ड बैट्समैन इनिंग, ऐसा कुछ भी। बस आप अगला पढ़ो, पहले इसको पढ़ लो, इसमें बड़ा अच्छा लिखा है, राजनीतिक रूप से तत्कालीन सरकार के प्रति, पता नहीं ये लेख मैंने बताया, इसमें खतरनाक शब्द लिखे हुए इस लेख में एजेंट, वफादार ऐसे शब्दों का प्रयोग करा गया है। चलो, वफादार होने के कारण यह पद राजनेताओं के लिए सेना भर्ती पैकेज बनकर रह गया। नतीजन राजनीतिक विचारधारा से जुड़े उम्मीदवारों को संवैधानिक रूप से अनिवार्य तटस्थ यानी न्यूट्रल सीट की आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो सकता है। इससे पक्षपात हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि साफ साफ कह रहे हैं भैया केंद्र के वफादार नहीं चलने देंगे किसी और की सरकार, और तुम कहोगे भैया ये राइमिंग हो गई। इसी राइमिंग के साथ में पहला वाला पॉइंट क्लियर हो। अब सुनो, राज्यपाल के कार्यालय की गैर तटस्थता, मेरी बात समझना, मैंने अपने सगे भाई को इंटरव्यू पैनल के अंदर चेयरपर्सन बना दिया और उसने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके बाद मैं बाहर आके कह रहा हूं इंटरव्यू अच्छा था। नहीं समझे बात को? मैंने अपने सगे भाई को इंटरव्यू का बोर्ड मेंबर बना दिया और उसके बाद मैं बाहर आके कह रहा हूं इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू अच्छा था। इसमें कोई मजा आया? नहीं। क्यों बेटा? अगर तुमने ऐसे व्यक्ति को स्टेट में सबसे ऊंचे पद पर बैठा दिया है कि वही बिल साइन करेगा, बाद में तुम कह रहे हो उस सरकार ने हमारा बिल मान लिया, मान थोड़ी लिया। तुम्हारा व्यक्ति ऐसी जगह पे बैठा है जो विधानसभा से पारित होने के बाद बिल पे साइन करेगा, तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से तो तुमने कंट्रोल कर ही लिया ना। तो ऐसे में ये लाइन बोली गई है, राज्यपाल के कार्यालय की गैर तटस्थता। बेटा तटस्थता का मतलब होता है न्यूट्रलिटी, ना तो तुम क्या कहते हैं पल्लवी की साइड ना तो वजाहत की साइड, तुम दोनों की क्वालिटीज देख के जज करोगे। या तुम बाइस हो जाओ, नहीं नहीं वजाहत से दोस्ती कर ले रहे, सिवैया लाएगा, ईद आ रही है, नहीं पल्लवी से कर ले रहे, अभी जो है वो दिवाली आ रही है, जल्दी जल्दी मिठाई मिलेगी। तो अगर तुमने कुछ भी फायदा सोचा तो तुम तटस्थ नहीं रह जाओगे। समझे? वजाहत कब आई? जब सब सलमान की पिक्चर रिलीज हो रही हो, हमें तो ऐसे पता चल जाता। तुम फालतू कैलेंडर देखते हो, हम तो सलमान खान का कैलेंडर देखते हैं। अब मैं ला रहा हूँ सिवैयों के साथ पिक्चर, ठीक है? वैसे उसकी काफी समय से पिक्चर कोई अच्छी नहीं जा रही। अभी लास्ट में कौन सी बढ़िया लगी सलमान की? उससे बढ़िया तो जवान पिक्चर थी। जवान पिक्चर में मुद्दे अच्छे थे ना, उठाए थे उसने। देखी तुम लोगों ने जवान? नहीं देखी? बोले देखी थी जवान? तुमसे वजाहत को खुद नहीं पता वजाहत क्या क्या। देखो ये पैड देना है कल, इसलिए ये अभी सब में मैं पैड फॉर्म नहीं भरा था। हाँ तुमने पैड का फॉर्म नहीं भरा, सिगरेट बिट काटा है। अरे तो तुम बड़ा पैड देते हो। यूपीएससी जिस दिन पैड कराएगा उस दिन कुछ आते हो। चलिए देखो कोई एग्जाम छोटा बड़ा नहीं होता, ये बात भी सारे पालने के लिए कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। समझ गया? अगला पॉइंट पढ़ो। पिछले 17 वर्षों में परिस्थितियां बदल रही हैं। अब इन्होंने ये बताया है, जी हाँ पहले परिस्थितियां बदल रही है। इसमें इन्होंने बस एक तुम्हें छोटी सी व्यवस्था बताई है कि राज्यपाल ऐसे भी हैं जो 70 सालों में पहले राज्यपाल माने जाते थे कि अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन अब तो ये आंख नाक कान बोले जाने लगे हैं। केंद्र के वही लिखता है, देखो साफ साफ दिख रहा है कई लोगों के बीच विखंडन की प्रवृत्ति थी। राज्यपाल समय समय पर रिपोर्टों के माध्यम से राज्यों में केंद्र सरकार की आंखों कान के रूप में काम करते थे। वर्तमान में अधिकांश संपूर्ण भारत एक संघ की पहचान के साथ शांति में है और राज्यपाल की भूमिका काफी हद तक कम हो गई है। इसे कहते हैं कि अपनी वैल्यू खुद गिराना। अगर कोई राज्यपाल पूरी ताकत से ईमानदारी से राज्य का भला करना चाहे तो वो केंद्र को समय समय पर नोटिस जारी कर देंगे कि तुमने राज्य का ये पैसा नहीं भेजा,
तुमने कॉलेज बनवाने का वादा किया था, तुमने सड़कों का वादा किया था, तुम्हारा ये विधेयक राज्य के खिलाफ गलत है। अगर ऐसा करें तो बेटा केंद्र और राज्य के बीच में एक अच्छा संबंध बने कि हमें राज्यों का विकास करना है, लेकिन उल्टा होता जा रहा है। इनको बोला जा रहा है आंख और कान के रूप में काम कर रहे हैं, तो फिर कहां से कोई राज्य डेवलपमेंट करेगा? मेरी बात समझे। आजकल तो किसी राज्यपाल के उनके ऑफिस पहुंचने से पहले उनकी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे और फ्लैग पहुंच जाते हैं। सच बता रहा हूं, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जहां पे मैंने पढ़ाई करी है, तो वहां पर जो है कई बार मैं देखता था कि गवर्नर के प्रोग्राम होते थे, कई ऐसी जगहों में प्रोग्राम होते थे। तो जरूरत क्या है, गवर्नर को ऐसे आना चाहिए नॉर्मल, अपना आओ फॉर्मल कपड़ों में, अटेंड करो, चले जाओ। बेटा इसी बात से पता चलता है कि सिंपल सिटी। पहले ऐसे नेता होते थे, आज भी हैं, लेकिन कितने हैं वो ऐसे लेखों से पता लगा लो। चलो, सबसे बड़ा सवाल, राज्य का चयनित प्रमुख होना अलोकतांत्रिक। मुझे ये बताओ, 1% भी अगर राज्यपाल का चुनाव इलेक्शन से कर दिया जाता तो शायद चांसेस रहते कि राज्य ये बोलता है यार जैसे भी सही, अब ये केंद्र के सही, लेकिन हमने चुना है, ये गलती हम अपने सर ले लेंगे। अब उन्होंने तो गलती ली ही नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं था कि राज्यपाल कैसे निकलेंगे। उन्हें तो ये पता चल रहा है कि सुबह उठ के की गाड़ी आई, उसने बोले वेलकम नहीं करोगे हमारा, बोले भैया कौन, बोले हम राज्यपाल आ गए, बोले कैसे आए, बोले राष्ट्रपति की नियुक्ति करके भेज दिया। गाड़ी से उतरे, खड़े हो गए, बोले ऑफिस दिखाओ, और ऑफिस भी A1 क्वालिटी का, फिल्टर भी तो पानी वाला, सारी सुविधाएं है ना। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनको मनोनीत किया जाता है, इनको नामांकित या इनको नियुक्त किया जाता है, इनका निर्वाचन नहीं होता है। और मुख्यमंत्री बेचारा पूरी जान लगा करके राज्य में, जैसे यूपी की 403 विधायकों से लड़ा करके, समझा करके कि देखो मुझे जीतना है, वो जीत के आ रहा है, और तब बिल्कुल और सरकार बना रहा है, और तभी अचानक से राज्यपाल साहब की गाड़ी उतर रही, कह रही हटो जरा साइड से हो जाओ, मेरी गाड़ी जाएगी। सर, हाँ, राज्यों पर राज्यसभा है ना, हाँ, वहाँ पर बिल लाके तो आप इलेक्शन करा सकते हैं। राज्यपाल बिल लाके इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके पीछे कारण है, वहाँ 1/3 सदस्य 2 साल में निकलते तो है, पर 6 साल के लिए होते हैं, और राज्यसभा स्थायी सदन, उसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे जो प्रतिनिधित्व है वो राज्यों बिल लाके लोकसभा संसद में राज्यसभा द्वारा। लेकिन आप ऐसी बातें बीच में भी क्यों कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि बकरी के 2 कान होते हैं, आप कह रहे हो सर ऑक्टोपस के 8 पैर नहीं हो सकते। मतलब समझो जो आपका लॉजिक है वो अलग दूरदर्शी चला गया है, अभी नहीं आना है, वहां पे आएंगे जब राज्यसभा में पढ़ेंगे। आज जैसे है टॉपिक में, चलो ये डरा देते हैं मुझे भी, मैं भी सोचता हूँ कि राज्यसभा पे क्यों पहुंच गया, ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं आ गया। चलो राज्यसभा की पार्ट लेना था इसलिए। अच्छा, राज्यसभा की बात ही नहीं हो रही है। राज्यों के प्रतिनिधि करते हैं। हाँ हाँ, राज्यपाल वहीं तो बैठते हैं, राज्यपाल वहीं चुनाव लड़ते हैं, ऊपर राष्ट्रपति से कहते हैं कुर्सी खाली कर दो मैं बैठूंगा। ये तुम्हें नहीं पता, ये भी बिल लाके कर सकते हैं। हाँ, जो आप कह रहे हो बिल लाके कर सकते हैं, लेकिन वो अभी समझना पड़ेगा हर चीज के पीछे सिचुएशन है। मेरा स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए जारी नहीं कर सकता, मेरे कहने से आपको स्टेटमेंट याद करके चलेगा, उस दिन क्लास में एब्सेंट होगा, अब आपके लिए जीवन में राज्यसभा के अंदर संसद के बदलाव हो जाएंगे, तो ऐसे इसलिए मैं स्टेटमेंट जारी नहीं करता टॉपिक के समय। ठीक है, चलो भैया आप फेवर में भी देख लो, राज्यपाल क्या करते हैं, राज्यपाल स्थिरता लाते हैं केंद्र में राज्यों के संबंध के बीच। ये एक महत्वपूर्ण काम करते हैं जो तुम्हें नहीं पता, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, इनकी अच्छाई कर लेते हैं। सर हमने बहुत बुराई कर दी। एक दिन पश्चिम बंगाल खड़ा हुआ और पश्चिम बंगाल ने कहा अमी भालू, मतलब जो भी है ना, तो देखो तुम्हें ज्यादा उसमें ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है, अमी भालू से भैया हमारा ही भला होना चाहिए। तो भैया पश्चिम बंगाल में, क्योंकि मैं न्यूज पढ़ता हूँ न्यूज, तो न्यूज वाले बड़े पहुंचे हुए होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह क्या करते हैं, उसमें उनके शब्दों को इंग्लिश फंट में कन्वर्ट कर देते हैं, AMIBHALO अमी भालू से। अब मैं पढ़ लेता हूँ, अच्छा ये भी चल रहा है अंग्रेजी में, फिर डिक्शनरी खोलता हूँ कि भैया कोई अंग्रेजी का मुहावरा तो नहीं, तो पता चलता है बंगाली मुहावरा। ठीक है, तो समझो हुआ क्या कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो सरकार है, अब उसे क्या लगा, सीएम हमारा चुनाव हो गया है, जितने भी विधायक हैं वो हमारे चुनाव हो गया है। ध्यान से सुनना, उसने कहा कि ये राज्यपाल जैसा अगर कोई पद नहीं होता या हम चुनाव से राज्यपाल की बना लेते तो बेटा ध्यान रखना, उसे फिर जरूरत ही क्या है केंद्र की। एक दिन वहां की सीएम खड़ी होंगी, कहीं ऐसा है इधर से पीला फीता लाके निशान मार दो। क्यों? आज से पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा नहीं है। इस चीज से कौन बचाता है? इस चीज से बचाता है राज्यपाल। राज्यपाल कहता है अच्छा आर्टिकल 1 पता है तुम्हें, ऐसे डंडा लेके बाबा साहब ने आर्टिकल 1 में लिखा था इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, तुम जितने भी स्टेट हो वो सब अखंड भारत का हिस्सा हो। अगर तुमने निकलने की कोशिश करी, अभी तुम्हारे ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाता हूँ, अभी तुम्हारे बिल को रिजेक्ट करता हूँ, ताकि कभी वो ऐसा बिल पारित करने का प्रयास भी करें जो उन्हें केंद्र से ज्यादा मजबूत बना रहा हो, अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा हो, तो राज्यपाल
रोक देता है। ये आया राज्यपाल का सुपर पॉइंट, समझे? अरे सर बहुत कमियां होगी, राज्यपाल को ऊपर चेक करा बारातों में बिना कुपा के कोई चलता नहीं सामने वाला सिस्टम, और कुपा खराब भी है क्योंकि वो रसमलाई खा के कह रहे हैं मीठी है। अरे रसमलाई मीठी होती है दोनों, ये सब होता है ना। सोनू तो कई प्रोग्राम में जाते हैं और सोनू का सबसे बढ़िया है कैमरा लगाया होता है, बोले पहले रसमलाई खाने सब होता है, समझ गए? और कई बार सोनू इतने अच्छे कपड़े पहन के चले जाते हैं, दूल्हा कंफ्यूज हो जाता है, लड़की ने दूल्हा बदल तो नहीं भी आज। चलो भाई अब इसे समझो अगेंस्ट, बेटा अगेंस्ट की पॉइंट समझ लो। एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ गए, राज्यों की अलगाव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, समझ रहे हो? तो राज्यों को भैया होल्ड करके रखता है, आओ भाग के दिखाओ। और यही काम ब्रिटिशर्स भी तो कर रहे थे, वो जान रहे थे कि तुम्हें स्थानीय स्वशासन चाहिए, तुम तो जानते हो कि हम अपने यहाँ चुनाव करा करके खुद में स्वतंत्र हो जाए, लेकिन अंग्रेज भी तुम्हें ब्रिटेन से नियंत्रण भी तो कर रहे थे, वो भी तो तुम पर कंट्रोल रख रहे थे, तो प्रणाली वही, रिश्ता वही, नाम अलग। अब समझो इनके अगेंस्ट में भारत में संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली का मतलब होता है शिवी की केंद्र के पास में पूरे भारत के लिए विधि बनाने की शक्ति जरूर है, लेकिन राज्य के पास भी खुद की विधि बनाने की शक्ति है, राज्य अपना विकास स्वयं कर सकती है। फेडरलिज्म का सही अर्थ समझो तो राज्य अलग केंद्र अलग, दोनों की शक्तियां, लेकिन आपातकाल की स्थिति में दोनों एक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फेडरलिज्म पे सीधी चोट है, तुम कह रहे हो कि हमारा देश जो है वो संघीय है, संघीय है, संघीय फेडरल है, इधर तुमने हल्के से राज्यपाल साहब से कह दिया जरा ये बताओ जरा कितना संघीय है, उधर राज्यपाल साहब कह रहे हैं हाँ राष्ट्रपति जी टेंशन नॉट, मैं हूं तो मुमकिन है, समझ रहे हो? तो भैया जो मुमकिन वाली बात है ये सीधे सीधे चोट है फेडरलिज्म पे, संघीय प्रणाली पे। राज्य और केंद्र की शक्तियां अलग अलग बनाई गई हैं, पर कुछ अलग अलग नहीं रखा राज्यपाल जी ने। वो कह रहे हैं बिल पे तो साइन मैं करूंगा, तू हाँ कर या ना कर, तुम्हें मेरी बता किरण तुरंत अभी ये पूछ ले आर्टिकल 74 और 52 क्या कहते हैं। ई सर वो तो बकरी खा गई है, ठीक है? अब किरण नहीं भूल पा रहे हो तभी तो मेरे समझ में नहीं आता कौन सा साइकोलॉजी वाला सिस्टम है। यहाँ शाहरुख खान को लाके तो मैं लेक्चर दिलवा दूंगा, क्या तो याद आएगा। शाहरुख खान भी कहेगा हाँ अगली मूवी के लिए यही कास्ट करते। चल मतलब भूलने के भी एक्सपर्ट हैं। चल जैसे आपातकाल की स्थिति के अंदर केंद्र राज्य वाला समझ आता है। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ रही है ना। अब देखो किसी राज्य में राज्यपाल की आवश्यकता क्यों होती है, ये तुमने कवर कर लिया, लेकिन ये मैंने शॉर्ट में दे दिया। याद रखना नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए यहाँ पर हम थोड़ा वो भी सिद्धांत ला सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी जांच करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए विधानसभा जो बिल लाई है वो ठीक लाई। अब तो तुम्हें स्लाइडें सारी मिल रही है, खाली तुम्हें ऐड करा है चलो ठीक है। उसके बाद समझो बाजार, इसे देख के चलना। ये जो चार्ट है पूरा, ये चार्ट तुम्हारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए मैंने दिया है, मेंस के लिए पूरा पैराग्राफ दे दिया है, तो प्रीलिम्स मेंस कहीं नहीं छोड़ेंगे। राज्यपाल के कार्य समझ लो। पहले राज्यपाल का एक कार्य और होता था, वो खत्म हो चुका है। वो कार्य सर कौन सा खत्म हो गया? पहले एंग्लो भारतीय लोकसभा के अंदर 552 सीटें होती थी, उसमें 2 एंग्लो भारतीय होते थे, एंग्लो इंडियन होते थे, जिनकी केंद्र में राष्ट्रपति नामांकन करता था, राज्य में राज्यपाल करता था। अब हमने वो पद खत्म कर दिए। तो सर एंग्लो इंडियन कभी चुनाव नहीं लड़ सकते? बेटा चुनाव लड़ सकते, नामांकित नहीं करेंगे। कहीं से खड़े हो जाओ, बल्ली से लड़ लो, पिल्ली से लड़ लो, यहाँ से लड़ना चाहो, यहाँ भी लोगों से लड़ लो। बोले एंग्लो भारतीय खड़े होंगे, हमारे यहाँ के संजय भैया है नहीं, छुट्टी पे है। तो देख लो राज्यपाल के कार्य यही होते हैं। कौन? एंग्लो भारतीय बोलते हैं जिनके पापा यहाँ आए थे ब्रिटेन से, और उसके बाद उनके पापा कहेंगे बेटा मैं भी आया तो स्कूल के बाहर मेरा वेट करना, बच्चा आज ही मिलेगा। समझ गए? समझ के गहरी बात समझ गए? हाँ, तो बच्चा ये कह रहा है पापा भी आएंगे, पापा भी आएंगे। बच्चा चुनाव लड़ लिया, राष्ट्रपति ने कहा तुम राज्यसभा में बैठो, लोकसभा में बैठो। चलो देखो लोकसभा, हाँ जिसके द्वारा वो आरबीआई के आरबीआई का मतलब ये तो आपने ईगो वाले लेक्चर लिए थे नहीं बताया वो? चलो मैं बताता हूँ। आरबीआई के पास में अपने गवर्नर होते हैं, और आरबीआई के पास सिर्फ एक गवर्नर नहीं होते, आरबीआई के पास में कई सारे गवर्नर होते हैं, ठीक है? एक उनका गवर्नर, और आरबीआई के गवर्नर देख लेना इस समय कौन है, उनकी संख्या शक्तिकांत दास का नंबर कौन सा? गवर्नर होते हैं 70 में 18 नहीं, 43 36 से ऊपर चल रहे होंगे वो। मैं भी भूल गया नंबर, तभी तो नहीं बता रहा हूं, मैं बता देता। चेक करो तुरंत। गवर्नर होते हैं, गवर्नर आप जो याद रखिए, सेक्रेटरी वो द्वितीय सचिव के होते हैं। ये तुम लोग जो YouTube देख के आए, मैं नहीं देख पा नहीं, ये बात आपका जो क्वेश्चन है वो लेजिटिमेट है, लेकिन ये अंदर फाइनेंस सेक्रेटरी वाला बहुत पहले मैंने YouTube पे देखा था। आपका जो सवाल है वो वैलिड है। इनको जैसे गवर्नर का डाउट था, लेकिन अब क्लियर हो गया।
कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है और ये हमारे भैया किसी राज्य के गवर्नर है। अगर ये धोखे से साइन कर देंगे नोट नहीं चलेगा, एक ही स्टेट में चलेगा, एक ही स्टेट में चलेगा। हाँ सब्जी का 25 पे दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है 25 में, समझ गए। और ये जरूर देखना कि इनका वैसे सीक्वेंशियल नंबर दिखता है, इनके कुछ नंबर भी आगे पीछे चलते रहते हैं। वैसे 25 है लेकिन चार्ट में कुछ और, लेकिन याद रखना भैया 25 में है, ठीक है। 25 में शक्तिकांत नारायण जी, इनका टेन्योर वगैरह पूरा नहीं हुआ है ना अभी, 2018 में नियुक्त हुए थे, काफी समय तक चल रहा है। 18 19 20 21 22 23 24 कार्यकाल के साल में होता है पास की बात। नहीं, कार्यकाल का टाइम डिफाइन नहीं है। इलेक्शन हो रही है यार, इलेक्शन होना है। तुम्हारे लेक्चर हो गए नहीं, पॉलिटिक्स चल रही है, उनसे पूछना, वो सब अच्छे से उन्होंने बताया। वो तुम आते हो नहीं पूछोगे यहाँ सवाल। चलो देखो, पल्ले नहीं पड़ती है उनकी। अरे नहीं ना ऐसा कुछ, पल्ले के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। पल्ले भी यहाँ क्या तुम्हारे खड़ा होना लो ईटा लो बजे लो। चलो देखो, किसी भी याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी राज्य के विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए विधेयक की सारी चीजें तुम देख चुके हो। 17 आसान कर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट। वहां पर तुम्हारे राष्ट्रपति महोदय जो थे वो बेटा क्या करते थे, किसी भी सत्र में संबोधन करते थे जाके विशेष वाला, और सत्र को स्थगित भी कर देते थे। स्थगित का काम होता है तुम्हारे स्पीकर का, लेकिन सत्र को भैया विघटित करने का काम राष्ट्रपति का होता था। कैसे? स्पीकर भेजते थे कि ये पकड़ो, ये आया है प्रस्ताव, अब समय बहुत हो गया, सबने बहुत काम कर लिया, अब भैया काम को बंद कर दो। तो जब प्रस्ताव आता था तो वो बंद कर देते थे सारा काम। सुना था बजा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक शक्ति और इनकी याद रखना जो हट गई है, मैं तुम्हें बता चुका हूं। एंग्लो इंडियन समुदाय के विधान परिषद में एक सदस्य को नामित करते थे, वो वाली शक्ति चली गई, वो भी विधान परिषद में, विधानसभा में। ठीक है, कोई डाउट? अब ये देखना इसमें फंक्शन भी है। उसके बाद ये आया तुम्हारा मेंस का क्वेश्चन जो मुझे लगता है बनना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा है कि राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह के लिए बाध्य नहीं होगा। उसे दी गई राय या सलाह पर विचार करने की विवेकाधीन शक्ति है, तुमने पढ़ा। फिर प्रश्न आता है, क्या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति पूर्ण है? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो तुम कोट कर सकते हो। ये सवाल बनेगा या हो सकता बना, चेक करना। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। सीधा सीधा आंसर है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। न्यायपालिका कभी भी राज्यपाल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ कर सकती है। ये जुडिशरी का बड़ा अच्छा कदम है। राज्यपाल साहब को मनमानी करने से रोकती है कि अगर उन्होंने केंद्र के किसी डायरेक्शन पर कोई कदम लिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका चली गई तो राज्यपाल साहब से सुप्रीम कोर्ट पूछेगा क्या मजबूरी आ गई थी कि तुमने इस बिल पे साइन नहीं करे या इस बिल पे कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेवाम राबिया बनाम भारत संघ केस 2016 में ऐसा बोला था, ये याद रखना। फिर एक और जटिल क्वेश्चन है इसके नीचे जिसमें कुंची आयोग 2010 की रिपोर्ट भी लगी। समझे? सोनू याद रखना, राज्यपाल साहब के पास विवेकाधीन शक्ति है पर न्यायालय में जाके चैलेंज कर सकते हो। अच्छा, राष्ट्रपति सर जैसे राज्यपाल अभी तमिलनाडु वाले में ही साइन कर देते और राष्ट्रपति वो बोल रहे हैं कि मत करो तो यहाँ पे जाके नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नर ने साइन करे वो चैलेंज हो सकता है। समझ गए हैं? सनी बहुत गहरी बात बोल रहे। चलो देखो ध्यान से, अब समझना, ये तो केस हो गया। अब सोनू बोले सर राज्यपाल का पद समाप्त क्यों नहीं कर देते? तो मैंने कहा भैया राज्यपाल का पद समाप्त नहीं कर सकते। हालांकि एक आयोग बना था कुंची आयोग। बेटा ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, नाम आएगा कुंची। अब तो वहां पढ़ोगे सरकारी, वो इतने चालाक हैं जो फेमस आयोग है वो लिख देते हैं आंसर में। वो लिख देंगे बलवंत राव मेहता समिति, अशोक राव मेहता समिति, सरकारी आयोग और एक आध और आयोग डाल देंगे। तुम क्या लगेगा है कुंची आयोग पूछ रहे हैं, ऐसा कोई आयोग बना ही नहीं होगा, हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इसे छोड़ के बाकी सब टिक मार रहा हूं। तो इसलिए याद रखना बेटा, यही सवाल खुद से पूछो। जो कुंची आयोग की रिपोर्ट ने दिया था 2010 में, उसने एक लाइन बोली थी बड़ा खतरनाक, सबसे पहले राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है, इस बात को ही हटा दो। यस, उन्होंने कहा इसे संविधान से हटा देना चाहिए। दूसरा, राज्यपाल को केवल राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा ही उसके पद से हटाया जाना चाहिए। क्या गजब बात बोली। बोले सर राज्यपाल को ना राष्ट्रपति कभी भी नियुक्त कर लेता है, कभी भी हटा देता है। अगर वहां की विधानसभा में महाअभियोग जैसा
कुछ प्रोसेस ला दो, जैसे उत्तर प्रदेश की विधानसभा से कह दो कि राज्यपाल साहब को तुम इम्पीच महाभियोग चला सकते हो, राज्यपाल साहब घबरा जाएंगे। समझ गए? उन्हें लगेगा यार ये मुझे बात कितनी बढ़िया सजेशन, गोल्डन सजेशन। अरे वो कहते हैं यूपीएससी के लिए पढ़ने में मजा है, बाकी सारे एग्जाम वो तो आप जो बात कर रहे हो वो है जो भी चल रहा है, लेकिन इनकी मानी कहाँ गई? मान लेंगे तो करेक्ट कबाड़े में। यस, हाँ इंडिपेंडेंट स्टेट। चलो देखो ध्यान से, राज्यपाल, हाँ राज्यपाल का पद हम 1935 के भारत सरकार अधिनियम से प्राप्त करते हैं, जब भारत में ब्रिटिश शासन था। मैंने तुम्हें पूरा चार्ट बना के बताया था कि ब्रिटिशर्स ने क्या नाम बदल के भेजा, क्यों भेजा, पूरा वो लूप वाला चार्ट है, दिखा दूंगा दोबारा। अब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, 2 बार लिखा था, लेकिन चूंकि हमने सरकार का संसदीय स्वरूप अपनाया, इसलिए केंद्र के साथ साथ राज्य स्तर पर भी एक नाममात्र प्रमुख की आवश्यकता है। हमने स्टेट के अंदर भी सेम प्रणाली अपनाई है। इनके सीधे कहने का मतलब है कि राज्यपाल का पद समाप्त नहीं कर सकते, उस पर लिमिट लगा सकते हैं, उस पर हम कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं, विनियमन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से पद को समाप्त नहीं कर सकते। समझी सभी? गुड, आप भी? अच्छा ठीक है। अंग्रेजी वालों जो कि कोई है नहीं, देख लेना, मैं ही हूं, मैं ही देख ले रहा हूँ। 163 लिखा, ठीक है, अच्छा सर ने बढ़िया बताया। चलो देखो, लो निष्कर्ष आ गया निकल के, ये लो देखो सरकारी आयोग भी आ गया है, लेकिन निष्कर्ष में सरकारी आयोग है, इससे पहले पूंछी आयोग है 2010 का, तो कंफ्यूज मत होना, निष्कर्ष में पूंछी लिखा हो और पहले आयोग लिखा हो सरकारी। इसका निष्कर्ष ये, सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यपाल का पद राजनीति से ऊपर है। यही लाइन तुम्हारे मेंस में, तुम्हारे घर के दिए हुए आंसर राइटिंग में मिलनी चाहिए, कंपलसरी है, ये लाइन मुझे चाहिए ही चाहिए, जैसे वो चाहिए अर्नब गोस्वामी की लाइन न्यूज चाहिए। चलो देखो, उसके राज्यपाल के पद को राज्य के कल्याण की जिम्मेदारी बजा, राज्य के कल्याण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? शाबाश, राज्यपाल को, वेरी गुड। तो फिर सरकार क्या करेगी? चलो ठीक है, देखो इसलिए राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति का दायरा सीमित है। समझो, ये भी एक कंडीशन है, राज्यपाल के कार्य मनमाने नहीं लगने चाहिए। राज्यपाल के कार्य मनमाने नहीं लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि गवर्नर ना तो किसी की रबर स्टैंप है, ना तो किसी की मुहर है, वो संघीय प्रणाली का प्रतिनिधि है, सीधी बात। क्योंकि लास्ट लाइन अंग्रेजी में लिखी, हिंदी में कट गई। ये चीज समझ आई? कोई डाउट यहां तक? गवर्नर समझ आ गया? चलो सर गवर्नर बहुत खेल लिए, तो ये मेंस का आंसर बना लेना। लो अब आ जाओ, ये बात का आंसर सनी दे चुके हैं, फिर भी मैं पूछ रहा हूं, अगर हमने राज्यपाल को निर्वाचित कर दिया, चुनाव से कर दिया, तो इसका राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? अगर हम राज्यपाल के पद को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त ना करके कहते जाओ निर्वाचित होंगे, इलेक्शन कराओ, तो क्या इसका नुकसान क्या रहेगा? बेटा राज्य ये कहेगा कि समझो बात को, हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, मेरे पास भी सीएम है, मेरे पास भी हाई कोर्ट है, मेरे पास भी आयोग है, मेरे पास भी समिति है, मेरे पास भी मंत्री परिषद है, मेरे पास भी राष्ट्रपति की तरह गवर्नर है। मैं चला अपना राज्य लेके दूसरी जगह, आज से डिक्लेयर कर दिया इंडिया की जैसा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पीलीभीत, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, समझ गए? पहले नाम था भी यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ उत्तर प्रदेश। चलो ठीक है, बदला गया 1935 के बाद। तो ध्यान रखना, तो भैया यूपी कह देगा हम चले, आज से अलग है, और फिर तुम बरेली से आकर वीजा लगाओगे, वीजा, समझ गए? बोले अभी से सर ढोली लगाए, फिर वीजा, फिर अभी से सर की क्लास लेने ओवरसीज ट्रेवल करके आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं बरखेड़ा से वीजा लेके, छोटा वाला, और फिर मैं उन्हें वर्क परमिट पे यहाँ अलाउ कर रहा हूँ। नहीं, स्टडी परमिट करेगा, इतनी सामूहिक काम करवाएंगे उनसे तभी वीजा देंगे, समझे? तो इसलिए हमें राज्यपाल के पद को उन्हें सौंप नहीं देना है, सिर्फ उनके ऊपर शक्तियों पर नियंत्रण करना है। वरना तुम चले जाना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ टनकपुर, ठीक है? बाहर जा रहा है, बोले पूर्णागिरी भैया के पास जा रहा है, तो भैया पहले पासपोर्ट वीजा ले लें, फिर धामी जी कह रहे हैं उसको मोल लगाते समय, कब तक लिए जा रहा है? हमारे देश में तुम्हारा स्वागत है। वो देश 2 कदम पे देश खत्म हो रहा था, आया। चलो अब आ जाओ, 154 के अंदर वैसे ये वाली जो पावर्स है हमने पढ़ ली। अब तुम्हें मैं मिलवाता हूँ इनकी नियुक्ति वाले हिस्से से, थोड़ा देख लो। पूरा गवर्नर चैप्टर खत्म होने पे आ गया। हमने इसकी बात नहीं करी कि गवर्नर के लिए आयु कितनी चाहिए और कंडीशन क्या चाहिए। गवर्नर ना तो लोकसभा, ना तो राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, किसी का सदस्य ना हो, नो इशू, चलेगा।
लेकिन अगर गवर्नर साहब 35 साल के नहीं हो तो ना गवर्नर बनने योग्य नहीं। भारत के नागरिक होना अनिवार्य है। याद रखना, देश में राष्ट्रपति या कोई भी पद भारत के नागरिक पे चलता है। पर एक और परिस्थिति भी है, अमेरिका ने एक बड़ा अच्छी कंडीशन भी कर रखी है। अमेरिका कहता है कि मेरे यहाँ राष्ट्रपति वही बनेगा जो मेरे अमेरिका में पैदा हुआ है। इंडिया नहीं कहता। इंडिया कहता तो अमेरिका में पैदा हो लो, नागरिकता ले लो, अगर तुम नागरिक बन गए तो हम तुमको बना देंगे, कोई इशू नहीं। तो इसकी नागरिकता अमेरिका की नागरिकता में एक अंतर है। अमेरिका कहता है हमारा राष्ट्रपति इसी लैंड ऑफ दी, यानी कि मतलब समझो इसी जमीन, इसी भूमि, इसी मिट्टी का उपजा पैदा हुआ होना चाहिए। समझे बजा? तुम जल पी रहे थे, समझ रहे हो? तो कौन सी पिक्चर है? लीजिए जल। देखा? अभी आर्टिकल पूछे जाए तो नहीं मिलेंगे। हाँ यार, नाम था कोई, इधर से किरण जवाब आया तुरंत ही। हे भगवान, तुम लोग इतने बड़े फैन हो पिक्चर। अरे पूनम, अरे यार मुझे भी पहले से आपको भी याद है। अरे वो पिक्चर में, उस पिक्चर में शाहिद कपूर का जो कैमियो बड़ा अच्छा लगा था, ठीक है ना? और जब वो गाड़ी में बैठ के जाता है, फोन करता है अपने 1108 में वीडियो कॉल, तुमने वो सीन नहीं देखा होगा। उस समय वीडियो कॉल कर रहा था एक्चुअली, आई रिपीट हो जाएगा। मूवी के रोज देखा करो, रोज इंटरनेट पे, ठीक है ना सोनू? चल, अब राष्ट्रपति साहब के साथ में इनकी एक चीज मैच नहीं होती। राष्ट्रपति साहब के लिए लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता अनिवार्य थी। याद रखना, राज्यपाल साहब में ऐसा कुछ नहीं है। 35C यानी भैया 35 साल, भारत का नागरिक, उसमें LOC था। लेकिन याद रखना, इन्हें भी लाभ का पद धारण करने से मनाई है, ये अयोग्य बन जाएंगे। आर्टिकल 158 में अयोग्यता दी है और 157 में योग्यता दी है। 158 अनुच्छेद कहता है कि भैया अगर तुमने राज्यपाल बनते ही कोई भी लाभ का पद ग्रहण करके रखा है तो तुम तुरंत ही डिस्क्वालीफाई हो जाओ। बात आई समझ? तो इन्हें बिल्कुल सैलरी नहीं, लाभ का पद कोई नहीं। प्रोफेसर है तो रहेंगे, वो लाभ का पद नहीं। लेकिन लाभ का पद का मतलब पता चला तुम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष हो तो भैया तुम्हारा सीधा सीधा प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग के चेयरपर्सन हो या कुछ भी ऐसा है जिससे तुम सरकार से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, तो तुम्हें अलाउड नहीं है। ये रहा राज्यपाल कार्यालय की शर्तें जो मैंने तुम्हें भी पढ़ा दी, खैर वो जरूरी नहीं। अच्छा, ये त्याग पत्र किसे देंगे बताओ? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र लेने से मना कर देता, मना भी कर देंगे, उत्तर कोई नहीं दे रहा है, कह रहे क्यों लेंगे जब क्या चीज? मतलब जब तक राष्ट्रपति दूसरे गवर्नर को नियुक्त नहीं करेंगे तब तक उन्हें रहना पड़ेगा। हाँ, ये तो प्रोविजन है। जो ये बात कह रही वो भी है कि गवर्नर का भी ऑफिस राष्ट्रपति की तरह है। अगर दूसरे गवर्नर नियुक्त नहीं होते तो वो वाले पुराने वाले होल्ड करके रहते हैं, ये पावर उनको नहीं मिली। लेकिन अगर उन्होंने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र लेने से राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो बड़ा समस्या आ जाएगी। फिर वो किसे रिजाइन करेंगे? पावर यूज करके। अच्छा, पावर का यूज करके राष्ट्रपति के खिलाफ छोटी बंदूक टैंक के सामने आके कह रही है टैंक में उड़ा दूंगा। वाह, तुम्हारी छोटी गन है ना, टैंक से कुचल के आगे बढ़ता है। बाद में कहां दिख नहीं रही। हाँ बताओ बजाज। हाँ बजाज, राष्ट्रपति की आप कान ऐठे तो उससे कहना बैठे थे ना वही में तो फिर उसे मिला तू बकरी मैं बकरी वही में। जून से पहले कौन सा आता कहीं में? अक्षय कुमार की मूवी अक्षय कुमार वाली मूवी का पूरा सीन उसी का। तो खिलाड़ी क्या नाम आज बाजार जाके पूछेंगे पैट दे तुझे ही, मैं वो कहीं में दे और सुन पास हो गए। वो बड़ा अच्छा सीन था अक्षय कुमार की मूवी का। पहले जो कॉमेडी थी थोड़ी रियलिस्टिक होती थी। भाई बहुत देखता है इसमें। हाँ, वो जो आते हैं काले रंग का बैग लेके 25,000 रुपए में कुछ बेच देता ना, और बाद में वो उन्हें मिल भी जाते हैं उनके ससुर के ही घर पे, हेलमेट लगाया हुआ है। चल छोड़ यार, देखा अभी कौन नहीं याद होगा आर्टिकल का, हेलमेट और उसपे तो हाँ पूरा याद है, नीले रंग की शर्ट नीचे था। चलो देखो, हे भगवान क्या होगा तुम्हारा। जो बात इन्होंने कही कि जब तक सक्सेसर ना आ जाए, वो आर्टिकल 156 में अवधि बताई है 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन एक मजाक और हुआ है, वो मजाक यहाँ पे तो देखो। सबसे पहली लाइन पढ़ो 156 की, वो हिंदी वाले देखो। अब सुनो, इसका पहला पॉइंट पढ़ो 156 का एक तुम्हारे सामने, और अभी इसका एक और पॉइंट तुम्हारे सामने कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मजा आएगा। सबसे पहले 156 का एक है राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहेंगे। इसका तीसरा वाला पॉइंट पढ़ो,
अब बताओ दोनों में से कौन सा सही? बेटा याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन में दोनों देगी। अगर तुम्हें किसी टीचर ने अधूरा ज्ञान दिया है तो कोई 5 बोल के निकल लेता है वीडियो में, कोई निकल लेता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर तक बने रहेंगे। इसका सीधा आंसर है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकते हैं, लेकिन वैसे उनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। और जब भी किसे मतलब अपनी मर्जी से नहीं हट सकते हैं, त्याग पत्र देने का विकल्प हमेशा है। जैसे उन्हें चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का, वो त्याग पत्र दे सकते हैं। उनको कोई और समस्या है, स्वास्थ्य नहीं है, ऐसा सत्यपाल मलिक जी ने करा था, अभी सुर्खी हो रहे थे कुछ समय पहले, पता है नहीं देखा किसी ने न्यूज को? क्रिटिसिज्म और ये नहीं, तुमने नहीं देखा? आज गूगल करना कि रिसेंटली गवर्नर लेटेड है सत्यपाल मलिक कंट्रोवर्सी विद द सेंटर, पूरी वीडियो निकली थी, बड़ा मजा आ रहा है। चलो देखो ये समझना ध्यान से, और ये लिखा हुआ देखो, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा अपना त्याग देगा, यानी वही लेटर ऑफ रेजिग्नेशन बनता है। ऐसे रेजिग्नेशन लेटर बोलते हैं, ऐसे नहीं मुंह से गए बैठे हुए राज्यपाल ने बोले, राष्ट्रपति ने उसका अरे ऐसे तुम्हारा मुंह लटका है, आई रिजाइन, मैं जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता वहां भैया, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। तुम्हें ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ेगा, मीडिया भी आ जाती है पीछे से, क्यों दे रहे हो त्याग? क्योंकि मेरे टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी गेम में सब चलता है, उनको सब जानना है। मीडिया इज लाइक तुम्हारे पड़ोसी वो वाली आंटी जिनको अपने बेटे का नहीं पता लेकिन तुम्हारे बेटे का सब पता चलता है। कैमरा चरण तो बहुत ही दुखी, चरण तो सोच रहे हैं कब 13वीं के कड़ी चावल मिलेंगे। चलो अरे मतलब आंटी के बोले और आंटी, हम कह रहे हैं कड़ी चावल सीधे सीधे। चलो देखो, हाँ ये बात तो सही। देखो ध्यान से, बशर्ते कि एक राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति तक, जो बात इन्होंने कही, अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, प्रवेश नहीं कर लेता। कौन सा आर्टिकल है? 1, 5, 6। समझ में आई सुनो बात कि नहीं? अब समझो, तुम्हारे सामने एक और बढ़िया चार्ट आया, समझो। तो ये आपने भी कहा कि मतलब अगर वो त्याग पत्र ना ले, पैसे लें तो अगर त्याग पत्र वो नहीं लेते कोई इशू नहीं है, वो थोड़े समय के लिए वेट करेंगे, उसके बाद में सीधे रेजिग्नेशन देंगे, अपने ऑफिस छोड़ेंगे, चले जाएंगे, बस और कोई तरीका नहीं है। कैसे मर्जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, विचार कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो व्यक्ति को कैसे रोक लो? तो इसलिए नो नीड टू, बस अगर उन्हें रेजिग्नेशन लेटर देना है तो वो छुट्टी पे चले जाएंगे 2-3 साल। और ये होता ही है, अगर कभी कोई राज्यपाल कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट खड़ा करते हैं तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं? वो हमने 2 महीने की छुट्टी पे भेज रखा है, वो छुट्टी की जरूरत है। छुट्टी की जरूरत का मतलब यही है वो ज्यादा ठीक हो जाए, समझ रहे हो? ताकि उनके घर जा जाके मैं बताएं क्यों क्या करे तुम पापा से। चल एक पीछे से वजाहत निकल के आ जा, पैड एग्जाम में मिला। देखो यहाँ पे अब सुनना, नियुक्ति राष्ट्रपति साहब की कौन करता है भैया? अगर नियुक्ति की बात करो तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी आ चुकी है बड़ा तगड़ी, और वो कंट्रोवर्सी जो है वो चरण बताएंगे। समझो चरण, तुमसे उत्तर लेंगे आप, चरण एक्टिव हो। देखो चरण, एक बात का जवाब दो, ये सामने बहुत सारे राज्यों से मिलकर भारत बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश से। मेरी सरकार आधे भारत के अंदर बन गई, नीचे दक्षिण में मेरी पॉलिटिकल पार्टी अपना दमखम नहीं दिखा पाई। मैंने क्या करा, नीचे पॉलिटिकल पार्टी में जब मेरी सरकार केंद्र में आई, मैंने राज्यपाल की नियुक्ति करके दक्षिण भारत के सभी राज्यों में अपने राज्यपाल को बैठा दिया। तुम्हें नहीं लगता हर सरकार ऐसा करती है बेटा? यही बात सुप्रीम कोर्ट में केस के रूप में चली गई। जो मेरा सवाल है, केस का नाम है बीपी सिंह बनाम भारत संघ 2010। सर भारत संघ मतलब क्योंकि केंद्र के खिलाफ केस चला था कि तुम कैसे अपने अपने राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, तो यहाँ बड़ा अच्छा उत्तर निकल के आया कि राष्ट्रपति को हटाने के, राष्ट्रपति की नियुक्ति करने के कारण संविधान में लिखे ही नहीं है। हटाने का कारण होना चाहिए। मैं कहूँगा मजाक कल से बताना, मजाक पूछेगा तो सर क्यों नहीं आऊं, तो मैं कहूँगा संडे कारण मिल गया, तो मैं कहूँगा मंडे से भी बताना, कहेगा है मंडे को क्लास लग रही क्यों ना आऊं, मैं कहूँगा बस मत आना, तो ये कहेगा क्यों नहीं आऊं, कारण होता है ना, कारण है ही नहीं। यहाँ हम गवर्नर साहब से कह रहे हैं तुम मत आना, बाय बाय। गवर्नर साहब कह रहे हैं क्यों नहीं आना, हम कह रहे हैं मेरी मर्जी, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, जब तक मेरा मन चाहेगा पद पे रहोगे। अभी तुम्हें 156 के अंदर पहला पढ़ाया, जब मेरा मन भर गया तो भैया टाटा बाय बाय। इसी बात को चैलेंज करा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार बात तो ठीक है, ये तो मजाक कर रहे हैं, इनका जब मन चल रहा है 5 साल तक का काल भी नहीं पूरा होने दे रहा है, ये कह रहे हैं हमारी सरकार केंद्र में आई है, लाओ उनको जरा राज्यपाल को नियुक्त कर दे जहां हमारी सरकार नहीं है, और बैठ के खेलते हैं पबजी, चीजें उनके लिए बैंड करेंगे, हमें जो करना है वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया
अब तुम बिना कारण के राज्यपाल नहीं हटाओगे। इसमें केस चैलेंज हुआ, निकल के आया, सुप्रीम कोर्ट ने नीचे रेड कलर से डार्क करके लिख दिया, जब तक कि करप्शन, भ्रष्टाचार या कोई सॉलिड रीजन नहीं होगा, कम से कम कुछ तो लिखो, तो राज्यपाल को नहीं हटा सकते। समझे? चीजें समझ आ रही हैं कि खाली बैठ के आगे देखने के लिए चलो सर देखिए पैट से पहले कैसे बताएंगे, तुम्हें लगा 1% मेरा एग्जाम है, नहीं मजा नहीं है ना, छोड़ दूंगा, चलो चलो देख है, लेकिन ठीक है, क्या ही जा रहा जीवन। पैट का एग्जाम होता क्या है? पैट का एग्जाम होता है, मैं बता रहा हूँ, जिसमें काले गोले आते हैं और बच्चे 100 के 100 कर देते हैं, उसके बाद बच्चों के 20 नंबर आते हैं, फिर बच्चे करा के देखते हैं, वो इसमें तो नेगेटिव भी थी। अच्छा वो लोग कह रहा मजाक लगती नहीं, आपके लिए ना मजाक नहीं लगती, मेरे साथ तो नहीं पानी मजाक लगती थी मुझे। हाँ क्या अब नहीं मैं दे रहा हूं उसको मजाक ही जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखना हर एग्जाम की अलग तैयारी है, लेकिन याद रखना एक टीचर कोई भी हुआ, हाँ मतलब ये कह सकते हो कि जब छोटे लेवल के एग्जाम में आप आते हो, आपको लगता होगा मुझे, हाँ लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज की एग्री नहीं हूँ। मुझे तुम आज भी अगर यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस हो तो मैं वैसी तैयारी पसंद करता हूँ जैसे तुम कर रहे हो सकता है तुम 16 घंटे पढ़ो, मैं 17 घंटे पढ़ूँ, मुझे मजा आता है। वहाँ जेईई एंट्रेंस देखे जब, चलो खैर छोड़ो, वही स्टोरी किसी दिन तुम्हें सुनाऊंगा यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस की, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या कहते हैं आपका IIL, वहाँ से डिप्लोमा कोर्सेज की, ठीक है अभी बहुत अचीवमेंट है, देखो वो समय आने बताएंगे जब कुछ बच जाएगा, अभी सब चीजें फालतू है। ध्यान से देखो तुम लोगों के भी अचीवमेंट होंगे, तुम लोगों से डिस्कस करेंगे, नहीं होंगे तो बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे। अब ध्यान से देखो, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे अगर कभी सवाल आएगा तो उनकी जिम्मेदारियां सेम ही है, ऑलमोस्ट 99-100 का अंतर है। एक का अंतर यह है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति हमेशा उन्हीं जगहों पे होती है, सामने लिखा हुआ है उपराज्य, देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलो चाहे उपराज्यपाल बोलो एक ही बात है, स्पेलिंग में कंफ्यूज मत होना, स्पेलिंग ल्यूटिनेंट करके लिखी जाती है, लेकिन इसे लेफ्टिनेंट बोलते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी में एग्जाम देने गया था, उन्होंने कहा टीनेंट की स्पेलिंग बताओ, मैंने लिख दी, बोले लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट की बताओ, मैंने लिख दी, बोले कर्नल की बताओ, मैंने लिख दी, तो उसके बाद बोले सब पढ़ के आया, मैंने कहा हाँ, तो फिर मैंने उनसे स्पेलिंग पूछी, मैंने कहा स्किज़ोफ्रेनिया, तो बोले ये क्या है, मैं देख के गया था उसमें डिस्कवरी पे आता है स्किज़ोफ्रेनिया, एक वो आता है वर्ड शब्दकोश वाला, अरे देखा होगा जिसमें इंडिया से हार्ट डिजीज ही होती है, दिमाग से दूर होती है, बिल्कुल सही, बहुत कॉमन है, इसमें बिहार की व्यक्ति थे सफर करके मर गए, तो मैंने वो शो देखा था, उसमें से शब्द आते थे, तो मैंने एक शब्द उनके सामने फेंक दिया, बोले एडमिशन पक्का लेना चाहो, क्यों बात है तो हमेशा एक नंबर आगे रहना चाहिए, तुम्हें समझ रहे हो, एक नंबर मतलब 2 सिम ना, तुम्हारे पास एक ही सिम हो लेकिन तुम दूसरे से एक स्टेप आगे रहे। चलो देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर बेटा जो है 8 इस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, इनमें से 5 में है। सर बाकी जगहों में क्यों है? बाकी जगह में नियुक्ति जब लगेगी कर दी जाएगी, इन्हें अतिरिक्त भार भी सौंप दिया जाता है, यानी पीलीभीत के डीएम साहब से कह दिया जाए आज से तुम बरेली भी संभालोगे, तो वो डीएम मुख्यतः रहेंगे पीलीभीत के भी, लेकिन बरेली पीलीभीत दोनों जगह के संभालेंगे। अब तुम्हें लगेगा सर तनख्वाह का क्या होगा क्योंकि लालची को, तो भैया तनख्वाह जैसे बरेली और पीलीभीत डिसाइड करेंगे कि आधी तुम दो आधी हम देंगे, तनख्वाह ट्रिपल चौपल नहीं होती है, तनख्वाह उतनी रहती है, बस बढ़ जाती है। यही गवर्नर साहब के केस में होगा कि 2 राज्यों के अगर 2 राज्यपाल हैं तो उनके बीच में डिसाइड हो जाएगा। एक व्यक्ति है मोहित मिश्रा, मेरे सीनियर है, तो वो यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे इस समय उनकी पोस्टिंग है, यूपीएससी उन्होंने क्वालिफाई किया था लेफ्टिनेंट के पर। हाँ विधायक लोग विधायक होते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो मंत्री की तनख्वाह लेते हैं, विधायक की लेते हैं, ऐसा क्या? एक पेंशन आती है, एक तनख्वाह आती है, तनख्वाह डबल नहीं लेते, सिर्फ उन्हें तनख्वाह मिलेगी तो एक ही मिलेगी, डबल नहीं मिलती तनख्वाह। कहाँ पढ़ लिया आपने डबल तनख्वाह? सोचो एमएलए किसमें यूपी, देखो हमेशा ये रखना है स्टेट देगा उनकी सैलरी और नियंत्रण जो है वो केंद्र का रहता है। सैलरी जहां पे वही स्टेट देगा जहां काम कर रहा है, इवन जो राज्य में वो नियुक्त है उसका जो मंत्री होगा मुख्यमंत्री वो इतनी जवाबदेही रखता है कि वो सीधे पूछे कारण बताओ नोटिस दो, तुम नौकरी में छुट्टी पे करोगे, केंद्र नहीं पूछेगा, केंद्र तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हें टर्मिनेट नहीं कर सकते, सस्पेंड करेंगे थोड़े समय के लिए, लेकिन तुम्हारी नौकरी सेवाएं नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि तुम एक संवैधानिक पद हो, केंद्र तुम्हारे लिए एक समिति बनाएगा, समिति मोहर लगाएगी, तब यूपीएससी सर्वेंट हटेगा, वरना यूपीएससी के सर्वेंट को हटाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो? वो भी सीएम उनको, अरे अभी हुआ तो है ना मौका, सीएम ने आप अभी उसकी केस स्टडी कीजिए, अभिषेक सिंह की उसकी केस स्टडी करेंगे, यूपी कैडर मिला हुआ था, तो अभिषेक सिंह की इलेक्शन ऑफ, हाँ बस बस ज्यादा उनकी तारीफ नहीं करेंगे, नाम नहीं लेना चाहिए व्यक्तिगत, लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को समझ के चलो कि उनके लिए जो है यूपी गवर्नमेंट ने फिर कह दिया कि तुम जाओ 2 साल 3 साल, कारण बताओ, नोटिस दिया और प्रेशर डालने लगे तो उन्होंने रिजाइन ही मार दिया।
तो ये लोग परेशान कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। तो मैं घुमा सकते हैं, जाओ नहीं आओगे ऑफिस 2 साल। तनख्वाह मिलेगी सर? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी तनख्वाह? नहीं तनख्वाह का भी प्रावधान तब है जब कोई ऐसा ग्राउंड है जहाँ तनख्वाह रोकी जानी चाहिए, जो वर्क बुक में होता है उसकी धारा है, तब रोक दी जाएगी। हर चीज का एक्ट है। मेरे से जो आप सवाल पूछ रहे हैं आप गूगल भी कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। चलो बड़े उपराज्यपाल के अधिकार, इसमें भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बस मेंस का आंसर लिख दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की अगर बात करें, शक्तियां क्या होती हैं, चीजें क्या होती हैं, सब क्या है। अब आ जाओ इस पे। सबसे बड़ी बात, इनकी जो शपथ होती है ना बेटा, इनकी शपथ अलग होती है। अब तक मैंने तुम्हें पढ़ाई है उपराष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, सेना के नेवी एयरफोर्स आर्मी की शपथ, जिसमें राष्ट्रपति के ऑर्डर्स को कमांड को मानने की बात कह रहे थे, लेकिन अब तुम गवर्नर की भी शपथ पढ़ लो, राज्यपाल की। बाजार पढ़ो हिंदी में। राज्यपाल द्वारा शपथ लिया, स्थापित किया, प्रत्येक राज्यपाल और राज्यपाल के कार्यों का निर्वाह करने वाला अपने अधिकार में रहने से पहले राज्य के संबंध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला उच्चतम न्यायालय के बस हो गया, मैं पढ़ सब सो गए। आज एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो में 30 सेकंड में कैसे नींद लाए योजना। ताबू बकरी में बारात तुमने जिस दिन बकरी संबंधित कोई बात करी क्लास के मैं बकरी बनाऊंगा आजकल। और बजाज से मैंने बजाज से कहा कि इस समय डेंगू बहुत चल रहा है, एक है मिलने वाला, तो ये अमरिया साइड से आते हैं। मैंने कहा पीलीभीत में तो कहीं नहीं मिल रहा है, आपको पता होगा गोट का मिल्क उसमें बड़ा जल्दी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ाता है। अब डॉक्टर मत बनना, पपीते के पत्ते और सब पता है, इस समय चल रहा है, ट्रेंडिंग है, ठीक है। तो मैंने इनसे कहा ये क्या बोले, मैं बकरी ला दे रहा हूँ, कोई घर पे जानता हूँ निकालना तो भैया दूध निकाल लेना, पूरे दिन की बकरी रहेगी, उसे चुमाते रहना। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा है, तो ये पूरी बकरी ला के दे रहे हैं। इनसे आप अस्पताल में पर्चा लगवाने की बात करोगे, डॉक्टर उठा लाएंगे। काम क्या आदमी है। इनके जैसे व्यक्ति को राज्यपाल पद पे होना चाहिए। बिल अभी पास होगा लॉ, फिर सोचेगा ये तो मेरे क्षेत्र में ही नहीं आता। आगे चलो, क्या पड़ा था? नहीं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। बात में तो लागे हाँ जी, हटिया के बारे में हाँ वही वाली बात होगी ना। ये बहुत बड़ा है, सोने का अंडा देता है, इसके पेट में सारे अंडे। अरे ऐसी एक और थी ना, जिसमें एक व्यक्ति सो जाता है, उसके सर पे एक मटकी होती है, वो सपना देखता रहता है, इस मतलब जो मटकियां बेचूंगा मैं दूध दही, ऐसे बहुत एनसीईआरटी में पता है उसका कुछ नाम है। इसके हॉस्पिटल में कहा था दूध के लिए डॉक्टर ने बकरी लाके रखी, उसके बाद बकरी और डॉक्टर साहब दोनों गए ना। डॉक्टर साहब ले ही गए, लोग अलग लेवल का बच्चा बोले अखबार में फोटो आएगा बाद में अस्पताल में, क्यों चल देख बस भाई बस बहुत बढ़िया। आप पढ़ लो, बता आप पढ़ोगे पूरी क्लास पढ़ लेगी, समझो। मैं सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं कि मैं ईमानदारी से राज्यपाल के कार्यकाल का पालन करूंगा, ठीक है। डैश डैश राज्य का नाम, जिस राज्य में उनकी नियुक्ति हो रही है, राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करूंगा और अपनी सर्वोत्तम क्षमता में संविधान और कानून की रक्षा सुरक्षा बचाव। अब बस इनकी शपथ को जरा नोटिस करो। इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रति कोई अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई नहीं। इन्होंने कहा कि भैया मैं रक्षा सुरक्षा बचाव किसका करूंगा, संविधान का। बाबा साहेब ने इनकी पोस्ट ही इसीलिए बनाई कि तुम्हें संविधान के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में जाकर के संविधान प्रोटेक्ट करना है। लेकिन ये जो शपथ है ये उल्टी साबित होती हुई दिखती है। अखबार वालों के हिसाब से तो सब भ्रष्टी हो गए, देश में कोई बचाई नहीं है, अखबार वाली सही है ना, सही भी है। कुछ न्यूज चैनल्स में देखता हूँ, दे आर वेरी गुड, चलो दे आर वेरी गुड। क्यों, क्या लगता है सुन? अब याद रखना 161 में इनकी क्लीमेंसी पावर आती है। सर दया याचना तो सुना था हमने, दया याचिका सुनी थी, मर्सी सुनी थी। क्लीमेंसी क्या होती है? नेवर गेट कंफ्यूज। इंग्लिश में इसी को क्लीमेंसी भी बोलते हैं, CLEMENC भाई। क्लीमेंसी का मतलब याद रखना, बस ये सैन्य अपराधों को छोड़कर, मृत्यु वाले अपराधों को छोड़कर, बाकी हर मामले में जिसमें इन्हें अलाउ है, ये हर प्रकार की किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, पर ये मृत्यु दंड में किसी को क्षमा याचना नहीं दे सकते, कोर्ट मार्शल में भी नहीं दे सकते। लेकिन राष्ट्रपति महोदय किसी भी तरीके मैटर में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति साहब कुछ भी कर सकते हैं। बढ़े आगे, चलो। राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, ये इंटरेस्टिंग है। उनकी कार्यकारी विधायी, मतलब इसमें तुम्हें जो मेंस का आंसर मेरे अकॉर्डिंग जो मिलेगा उसमें तुम्हें मैंने बहुत चीजें दे दी हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा फिल्टर कर लेना। जैसे कि विधायी, कार्यपालिका और ये वाली शक्तियां भी दे दी, इकट्ठे कार्य भी दे दी। अब तुम पे इतना कंटेंट हो गया है कि तुम्हें राज्यपाल के नोट्स के लिए कुछ अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना ही बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, क्या राज्यपाल
याद रखना इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो शक्ति है वो विधायी शक्ति होती है। विधायी शक्ति का मतलब विधि बनाने की शक्ति। जब भी कभी कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वो स्थगित चल रही है, सेवा में नहीं है, इनको लगता है कि कोई ऐसा अध्यादेश पारित करना है जो भी जरूरी है, निर्णय लेना है राज्य के लिए, तो इनको शक्ति मिली है आर्टिकल 213 में। जैसे राष्ट्रपति को विधेयक पारित करने की शक्ति किसमें मिली थी? विधेयक बनाया और साइन कर दिया, अब वो पढ़ा 6 हफ्ते के लिए, सेम पावर इन्हें मिलती है आर्टिकल 213 में। समझ गए? इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस इशू पावर, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वो कितने हफ्ते तक वैलिड रहता है इनका अध्यादेश बताओ? इसमें लिखा होगा, हाँ 6 मंथ नहीं 6 वीक। हाँ याद रखना कि जब भी विधानसभा दोबारा बनेगी, क्योंकि 6 महीने के अंदर विधानसभा दोबारा बन ही जाएगी, 2 सत्र के बीच में 6 माह का गैप नहीं हो सकता, इसलिए कुछ लोग कह देते हैं कि इनका जो साइन करा हुआ बिल है वो 6 माह 6 हफ्ते तक रह सकता है। 6 माह तक तब जब कोई सत्र ना हो रहा हो, और 6 हफ्ते तक तो उसकी वैलिडिटी आई है। सुनो ये आर्टिकल याद रखना 213, ठीक है। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा था? 123। तो 123 को गेंद को हवा में उछाला जगलर में और गेंद इधर उधर टर्न हो गई, 213 हो गई। कैसे भी याद रख सकते हो, 1 2 3 213, उत्तराखंड में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद आई वीटो शक्तियां। इसके वीटो शक्ति में तुम्हें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसकी वीटो शक्ति सेम वैसी है, लेकिन इसकी वीटो शक्ति में एक राहत और मिल जाती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति और इसकी वीटो शक्ति में पुनर्विचार वाली जो भिन्नता आ जाती है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन क्या इनके वीटो के अंदर एक्स्ट्रा शक्ति है वो हम चार्ट से समझ लेते हैं। अभी आज के टॉपिक ऑफ द डे है वैसे, ठीक है। लो देखो, याद रखना, अब तुम्हें सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं समझाता हूं, उससे पहले जरा चार्ट को देखो, और इस चार्ट में जो जो हिस्सा मैं दिखाऊं पहले उस पर फोकस करना। किसी राज्य के अंदर विधानसभा होती है, बस 5 मिनट 2-3 मिनट और उतनी अटेंशन चाहिए हमारी, उसके बाद तुम भी आजाद नहीं दिया था। ये समझो, राज्य विधायिका के अंदर, इसी राज्य के अंदर यूपी के अंदर विधानसभा है, 28 राज्यों के पास विधानसभा है। सर बीएस की बात कर रहे हैं, विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं, इसकी ध्यान से समझना मेरी बात। ये सभी राज्यों के पास कंपलसरी है, केंद्र शासित प्रदेशों के पास कंपलसरी नहीं है, लेकिन 2 के पास है, दिल्ली और पुडुचेरी। ये किस किस के पास है विधान परिषद? यूपी के पास है, सिर्फ 6 राज्यों के पास, 6 राज्यों के पास विधानसभा विधान परिषद दोनों है। सर क्या होते हैं? जैसे संसद के पास लोकसभा राज्यसभा होता है, ऐसे यूपी ने 2 हाउस बना रखे हैं। एक बिल पहले जाएगा, विधेयक पहले विधानसभा जाएगा, अगर विधान परिषद है तो दूसरी बार वहां जाएगा। डाउट क्लियर? अब समझो, नॉर्मल जिंदगी, राज्य ने बिल बनाया, यहां गया, यहां के बाद यहां गया, उसे बोलते हैं विधेयक, और यहां से पास होने के बाद किस पे पहुंचा? अगर राज्यपाल ने साइन मार दिए तो क्या बन गया? अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया। ये हुई साधारण जिंदगी। अब समझना कंडीशन नंबर 2, देखा 2 कंडीशन पे मोबाइल भी हिल रहा है। चले जाएंगे भैया, चले जाएंगे, थोड़ी देर और साथ में बात। चलो देखो, ध्यान से देखना, राज्य की विधायिका की बात समझना। तुम्हें मैंने नॉर्मल जिंदगी दिखा दी, अब समझो। फिर से विधानसभा से बिल आया, विधान परिषद से बिल आया, वो विधेयक राज्यपाल के पास पहुंचा। बेटा राज्यपाल ने अब की बार उस पर सहमति नहीं दी, इन्होंने वीटो शक्ति का प्रयोग कर दिया, और वीटो शक्ति में इन्होंने रोके रखा, इन्होंने वापस भेज दिया। इन्होंने कहा लो भैया विधानसभा विधान परिषद, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मेरे कुछ सुझाव हैं, इस पे काम कर लो। ध्यान से सुनना, अब वापस से बिल पहुंचा विधानसभा विधान परिषद, फिर राज्यपाल के पास आया। अब राज्यपाल भी बाध्यकारी हो चुके हैं, क्योंकि एक बार वापस करने के बाद जब घूम करके आएगा तो उनके लिए बाध्यकारी है, वो बिल को पास कर देंगे। लेकिन यहीं पे राज्यपाल साहब एक गेम खेल जाते हैं, और राज्यपाल साहब का जो गेम है बड़ा इंटरेस्टिंग है। राज्यपाल साहब बोले मैं इस बिल को उठाऊंगा, डिब्बे में डालूंगा और कहूंगा जाओ इस बिल को ले जाओ। सर कहां ले जाओ? बेटा इस बिल को ले जाओ संसद में। ध्यान से समझना, उन्होंने बिल उनके पास पहली बार में आया तो पास कर दिया, अगर दूसरी सिचुएशन में बिल आया, वीटो का प्रयोग करा, वापस भेज दिया, फिर से लौट के आया, तो 2 कारण है, या तो तुम्हें पास ही करना होगा, लेकिन वो बच भी सकते हैं। उन्होंने अब भी उस बिल को उठा के कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के पास। सर राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो आपने ये लोकसभा राज्यसभा क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा एक लॉजिक है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका है, बिल की जांच कर ही नहीं सकता, वो तो बिल पे साइन करेगा। तो राष्ट्रपति भी इस बिल को किसके पास दे देगा? राष्ट्रपति भी बेटा इस बिल को दे देगा लोकसभा और राज्यसभा के पास। ध्यान से समझना, आ रहा है चार्ट। विधानसभा विधान परिषद विधेयक पास हुआ, राज्यपाल अभी जो तुम्हें फॉर्मूला बताया था ये गया प्रेसिडेंट के पास। लेकिन प्रेसिडेंट के पास भेजने के ये 5 ही कारण है
ये इंटरेस्टिंग चीज है, वरना तुम कभी नहीं सीख पाओगे। राष्ट्रपति के पास बिल जाएगा तभी जब राज्यपाल को ये 5 कारण उस बिल में दिखेंगे। अगर ये 5 कारण नहीं तो राष्ट्रपति के पास ऐसे ही नहीं भेज सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है बजाज, संविधान का उल्लंघन, नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन या खिलाफत, केंद्रीय शक्तियों में टकराव, देश के हित में लिया हुआ कोई गलत फैसला। अब इसमें बेटा जो देश का हित है वो नीट वाला है, जो नीट वाला बिल तमिलनाडु का, वो देश के हित में आ जाएगा। हर चीज कवर्ड होगी इन 5 में। अगर ये 5 है, राहुल शर्मा पाबंदी पड़ोसी। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी ले आए? नहीं, कार ले आए तो ठीक है, तो फिर मैं भी आएगा। बताओ, चलो तुम वापस आ जाओ इस पर। ये लो तुम सारी दुनिया का भोजन उठाते हैं, पैट वाले कहलाते हैं। चल हाँ ठीक है। अरे तुम पैट देने पूरा एक ग्रुप आ गया ना, वो सब बैठे चाय भी पी चुके हैं, कबाओ। चलो ठीक, मेरी चाय रह जाती है। चलो देखो ध्यान से, नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ केंद्रीय शक्ति से टकराव देश के हित में, या फिर हाई कोर्ट के जज साहब की कुर्सी खतरे में पड़ी, तब भी भैया इनको लगा, तभी सिर्फ राज्यपाल राष्ट्रपति के पास बिल भेज सकते हैं। पुनः विचार, ऐसे नहीं बोले ये पन्ना साइड से गीला था, लाओ स्टेपलर मार के राष्ट्रपति के पास भेज दे, वो सुखा देंगे। बेटा ऐसी छोटी और बेफालतू की चीजों के लिए नहीं भेजा जाता, ये बड़ी शक्तियां होती हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें फिर से रिपीट करा रहा हूं। विधानसभा विधान परिषद से बिल पास हो गया, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने अगर फिर से विधानसभा विधान परिषद को दिया, बिल घूम के आ गया, वापस में वो बातें हैं। अब तीसरी सिचुएशन ले लो, विधानसभा विधान परिषद से पास हुआ, राज्यपाल के पास आया, उन्होंने कहा ना इसमें तो गलतियां दिख रही हैं। बेटा कौन सी गलतियां दिख रही हैं? ये वाली गलतियां। जब ये गलतियां दिख रही हैं तो मुबारक को हमने एक तीर कमान चलाया और वो तीर कमान सीधे जाके किसके घर पे गया? प्रेसिडेंट के। अब प्रेसिडेंट जांच करेंगे? नहीं, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा से कहेंगे तुम जांच करो। वो कैसे जांच कर लेंगे? बेटा वो जांच ही नहीं कर सकते। सिचुएशन 1, अगर देश की सांसद लोकसभा राज्यसभा को लगा कि प्रधानमंत्री को कि राष्ट्रपति जी जो बिल राज्यपाल ने भेजा है आप खामखा परेशान कर रहे हो, बिल्कुल बढ़िया बिल है, वापस भेजो राज्यपाल को, राज्यपाल से कहो एकदम साइन मार दो, ओके है। या फिर लोकसभा राज्यसभा को लगा कि हाँ यार राज्यपाल साहब ने बिल्कुल सही चीज हमारे पास भेजी है, क्या उनकी शातिर नजरें, उन्होंने ये 5 गलतियां पकड़ ली, इन 5 गलतियों के चलते ये जो सारी मिस्टेक हैं, इस मिस्टेक को दोबारा से ठीक करने के लिए भेजो गवर्नर के पास, और गवर्नर तो सिर्फ कार्यपालिका है, तो गवर्नर भी वापस किसे भेजेगा? विधानसभा विधान परिषद को। लास्ट क्विक मूवमेंट है, बहुत ध्यान देना प्लीज, ध्यान ये देना। अब इस वाली सीक्वेंस में वापस आ जाओ। विधानसभा विधान परिषद, राज्यपाल, राज्यपाल से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा से वापस राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से राज्यपाल, राज्यपाल से विधानसभा विधान परिषद। अब क्या होगा? अगर विधानसभा विधान परिषद ने फिर से बिल को राज्यपाल पे भेजा तब क्या होगा? साइन कर देंगे ना, साइन कर देंगे ना, साइन कर देंगे ना। कंडीशन समझे? क्योंकि बिल तो दोबारा घूम के राज्यपाल के पास आ रहा। यही गेम है, माइंड ब्लोइंग गेम है बेटा। अब बिल विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद राज्यपाल को भेजेगा ही नहीं, सीधे राष्ट्रपति को भेजेगा। यहां से जो यू टर्न आया ये बहुत टेक्निकल गेम है, तो घूम जाओगे क्या? फोटो किस चीज का? अरे तुम चुप बैठो, ये कंसेप्ट चला जाएगा। देखो इधर ध्यान से, डिस्टर्ब समय देख के करा करो, कंसेप्ट इनका जाएगा, मेरा कुछ नहीं, मेरा क्लियर है, 20 बार पढ़ चुका हूं। ध्यान से देखो बेटा, अब की बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बजाब तुम भी देख लो, एग्जाम निकालना। तो विधानसभा विधान परिषद ने सबसे पहले एक बिल बनाया नया, नीट परीक्षा का तमिलनाडु ने बिल पास करा। बिल पास करने के बाद राज्यपाल पे गया, रवि साहब के पास, रवि साहब बोले मैं नहीं पास करूंगा, तुमने इसमें देश के हित में गद्दारी करी है, जो भी उन्हें लगता हो। उन्होंने उठा के राष्ट्रपति को दे दिया, पुनर्विचार के लिए शक्ति है। राष्ट्रपति ने लोकसभा राज्यसभा को दिया, उन्होंने कहा कि हाँ इसमें कमी लग रही है, ये सुझाव है, राष्ट्रपति को बिल दिया, राष्ट्रपति ने वापस गवर्नर को दिया, गवर्नर ने फिर से विधानसभा विधान परिषद को दिया। अब अगर विधानसभा विधान परिषद गवर्नर को देंगे तो बिल पास हो जाएगा, लेकिन केंद्र यही नहीं चाहता। केंद्र ने कहा कि अब दूसरी बार में विधानसभा विधान परिषद ऐसे बिल को घुमा के राष्ट्रपति के पास ही वापस भेजेगी। मामला समझे? राष्ट्रपति ने कंट्रोल में ले ली, सारी चीजें नहीं ले। अब नीट के बिल की यही स्थिति है, नीट का बिल तमिलनाडु का राष्ट्रपति के पास पड़ा है,
राष्ट्रपति ने अगर कह दिया कि इसमें ये कमी है, लो गवर्नर वापस लाओ, विधानसभा विधान परिषद से ठीक कराओ, तो वो चाह के भी गवर्नर को अब नहीं दे सकते, अब वो मजबूर है राष्ट्रपति को भेजने के लिए। ये साइकिल बड़ा खतरनाक है। हाँ पूछो। लोकसभा राज्यसभा के बाद लोकसभा, हाँ लोकसभा राज्यसभा के पास पहुंचा, फिर से सुनो ध्यान से, जैसे ही विधानसभा विधान परिषद ने, ये देखो ये वाला चार्ट, विधानसभा विधान परिषद ने बिल बनाया तमिलनाडु एंटी नीट बिल, ठीक है, गैर नीट बिल, उन्होंने पास कर दिया, राज्यपाल के पास पहुंचा, राज्यपाल बोला मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सेंटर से ये मैच नहीं करता, मैं नहीं करूंगा, तो उन्होंने अपने पास रोक के रख दिया, लेकिन उन्हें लगा कि मैं ज्यादा समय तक रोक भी नहीं सकता, और मैंने अगर इनको विधानसभा विधान परिषद को दे दिया डायरेक्टली, फिर लौट के आया तो मुझे भी साइन करने पड़ेंगे, इसीलिए उन्होंने इसको उठा के दे दिया राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को देने के 5 कारण थे, वो भी तुम्हें पता है। राष्ट्रपति के पास जैसे बिल पहुंचा, उन्होंने लोकसभा राज्यसभा को दिया, लोकसभा राज्यसभा ने बिल की जांच करी, उन्होंने कहा ठीक है ये पकड़ो राष्ट्रपति महोदय, गवर्नर को वापस दे दो, ये बिल ओके नहीं है, जो राज्यपाल कह रहा है इसमें कमी है, कमी कौन ठीक करेगा, जिसने विधि बनाई है, वापस हमने भेजा विधानसभा विधान परिषद को। अब क्या वो वापस गवर्नर को भेजेंगे? नहीं, अब वो उसे घुमा के भेजेंगे राष्ट्रपति के पास, यही फंस जाता है। आप समझे क्या गेम है इसमें? प्रेसिडेंट तो पॉकेट विंडो में डाल के अनिश्चित काल, हाँ, लेकिन प्रेसिडेंट इस वाले बिल पे वीटो का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्लॉज कहीं क्लियर नहीं लिखा है, ये लूपहोल। आप कह सकती हो आपकी प्रेसिडेंट को लगा यार ये बिल है, मुझे इस पे साइन नहीं करने पड़ा उनके पास, यही तो लड़ाई चल रही है तमिलनाडु की। तमिलनाडु कह रहा है यार कब तक बिल पढ़ा रहे हैं राष्ट्रपति। हाँ तो बेटा ये जो पूरा सिनेरियो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना, इसीलिए मैं कहता हूँ पॉलिटी का तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो देखे तुमसे कोई टीचर क्या बात कर लेगा, तुम बिल्कुल हिला के फेंक दोगे, न्यूज कहां से निकलेगी, न्यूज तो उसी पे निकलेगी ना जो बेस से बना हुआ। अब तुम्हारा बेस ही तुम्हारा मकान जो है, तुमने ऊपर टाइलें लगवा दी, नीचे तुम्हारे जो बम्बू लगे हुए बांस के वैसे ऐसे ढह रहे हो, अब तुम्हारा जो भैया वो फ्लोर वाला मकान है ना वो एक दिन फट से गिरेगा, और तुम उस फ्लोर से भी ऊपर की बातें कर रहे हो, आईएएस वाला टावर लगाऊंगा, इधर से सीढ़ी लगाऊंगा, इधर से चढ़ के जाऊंगा, तुम्हारा बेस ऐसे ऐसे हिल रहा है। वहीं तुम्हारा बेस बना है सीमेंटेड का, कंक्रीट एकदम ठोस, उसके ऊपर तुमने भैया छोटी सी अपनी एक मड़ैया डालो, चाहे तो 5 मंजिला बना दो, तो तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बेस की बात है। जी हाँ, मकान